हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड। हाँ, कल तो लास्ट पेपर है फर्स्ट ग्रुप का। जो फर्स्ट दे रहे हैं आप देखो कल वो रिलीव, जिनका अब सेकंड है दे हैव टू, ठीक है। बट अभी हम इनकम टैक्स के लिए प्रिपेयर करने की कोशिश करेंगे कि फटाफट से हम कैसे इसको रिवाइज़ करें और पेपर में बहुत अच्छे से सिटिंग लगाएं और पेपर बहुत अच्छे से हो जाए हमारा, ठीक है। आप लोगों के क्वेश्चंस आप लोगों को पता ही है, 7 क्वेश्चंस होते हैं। पहला क्वेश्चन कंपलसरी होता है, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में हमें कोई 6 में से 5 क्वेश्चंस करने होते हैं। अब हमें टाइम नहीं है, बट जैसे ही हम पहुंचते हैं एग्ज़ाम में वी हैव टू स्टार्ट, क्योंकि वी हैव जस्ट 3 आवर्स, ओके। उसमें हमारे पास जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें ज़्यादातर प्रैक्टिकल्स की ही ऑप्शंस रहती हैं। तो प्रैक्टिकल में तो हम बहुत एक्सपर्ट हैं, ठीक है, लेकिन हमें प्रोविजनिंग एक बार रिवाइज़ करनी पड़ेंगी सारी की सारी, क्योंकि इतने सारे पेपर दे के हम थोड़ा सा भूल गए, है ना। तो हम फटाफट से उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस से। चलिए स्टूडेंट्स फटाफट से रिवाइज करते हैं। रेजिडेंशियल स्टेटस, रेजिडेंशियल स्टेटस किसके लिए? इंडिविजुअल, एचयूएफ, बीओआई, एओपी, जो भी इस तरीके के इंडिविजुअल्स होते हैं उनके लिए क्या क्या था? बेसिक कंडीशंस थी, एडिशनल कंडीशंस थी। बेसिक और एडिशनल दोनों कंप्लीट करता था तो वो कौन होता था? ऑर्डिनरी रेजिडेंट। और अगर सिर्फ बेसिक कंप्लीट कर रहा है तो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। और अगर उसने बेसिक और एडिशनल कुछ भी नहीं किया तो फिर वो क्या कहलाता था? एनआरआई, ठीक है। मैम ये बेसिक कंडीशंस थी क्या? Revise. Basic condition means 182 days or more in the relevant previous year. अगर आप नहीं कर सकते 60 डेज तो कर लो भाई, 60 डेज इन रेलिवेंट प्रीवियस ईयर और उससे पिछले 4 सालों के अंदर 365 डेज आपने वो पूरे करने थे, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी कंडीशन मीट करनी है एक, ओके। एडिशनल जो वो थे आपकी कंडीशंस थी उसमें क्या कह रहे थे आप कह रहे थे अब मुझे एडिशनल कंडीशंस में रेलिवेंट प्रीवियस ईयर से कोई मतलब नहीं, मैं बात किसकी कर रहा हूँ? उससे पिछले सालों की, ठीक है। तो हमारी पहली कंडीशन कहती है पिछले 10 सालों में कोई भी 2 साल या उससे ज़्यादा क्या आपने कोई बेसिक कंडीशन कंप्लीट कर रखी है? यस। प्लस इसका मतलब बेसिक दोनों एक साथ कंप्लीट करनी थी। प्लस 730 डेज इन एनी 7 ईयर्स, बट क्या प्रीवियस ईयर भी? नहीं नहीं, उससे पिछले 7 सालों के अंदर 730 डेज या उससे ज़्यादा अगर आप रहे हैं तो वो बेसिक कंडीशंस थी। अगर हमने ये सब कुछ भी मीट किया है, ठीक है, तो हम उसमें किसके लिए लगा रहे हैं? ये इंडिविजुअल, एचयूएफ, बीओआई, एओपीज के लिए, ठीक है। उससे अदर बॉडीज जो हैं, जो पर्सन है, उनके लिए हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कंट्रोल किस कहाँ है बिजनेस का। अगर कंट्रोल और मैनेजमेंट पूरी तरीके से इंडिया में है, सिर्फ पूरी तरीके से या पार्शली भी चल जाएगा? पार्शली भी चलेगा। आपका अगर 1% भी टच हो गया इंडिया में तो फिर आप इंडिया के रेजिडेंट कहलाएंगे, और अगर बिल्कुल नहीं है तो आप एनआरआई कहलाएंगे। क्या उसमें हमारे पास ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट का कोई कॉन्सेप्ट था? नो, उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। अब ये जो हमारे स्टेटस हैं इसको बेसिकली हमने पढ़ा किस लिए था? ताकि हम इन स्कोप को डिफाइन कर सकें कि कौन सी इनकम कहाँ टैक्स होगी और किसके लिए टैक्स होगी या नहीं होगी। अगर मैंने इनकम रिसीव की है या नहीं की बट डीम टू बी रिसीव्ड है, ठीक है, अर्नड एनीवेयर, आप दुनिया के किसी भी कोने में अर्न कर रहे हो जा करके, लेकिन अगर आपने गलती से भी उसे भारत में रिसीव कर लिया तो उस केस में क्या था? आप चाहे किसी भी स्टेटस से बिलोंग करते हो, इट विल बी टैक्सेबल इन इंडिया, ठीक है। अगर आपने अक्रू कर लिया या अराइज कर लिया, मतलब आपने इंडिया से उसे जनरेट कर लिया, अब आप दुनिया के किसी भी कॉर्नर में उसको रिसीव करो, डजेंट मैटर, वो टैक्सेबल होगा तीनों केसेस के लिए, चाहे आप एनआरआई भी क्यों ना हो। भाई अब तुमने भारत को टच क्यों किया? आप एनआरआई हैं तो अपने घर में है, हमें अगर हमारे यहाँ से इनकम आई या उठाई तो हमें उसे टैक्स करना है। जो रिसीव था वो फर्स्ट टाइम रिसीव की मैं बात कर रही थी, ठीक है। एक्रू, अराइज, रिसीव्ड सब कुछ बाहर कर लिया, ठीक है। गलती क्या कर दी कि जिस जगह से रिसीव किया वो बिजनेस का कंट्रोल फुली या पार्शली कहाँ है? इंडिया के अंदर। अगर ऐसा है तो सिर्फ एक एनआरआई है जो बच जाएगा, नहीं तो बोथ द कंडीशंस में यू हैव टू पे टैक्स, ठीक है। लास्ट कंडीशन सेज आपने क्रू भी बाहर किया, राइज भी बाहर किया, रिसीव भी बाहर किया और सोर्सेज भी कुछ बाहर से ही थे, क्या उस केस में भी किसी को टैक्स होना चाहिए? मैम इसका कुछ भी लिंक इंडिया से नहीं था तो जायज़ तो नहीं लगता, लेकिन फिर भी सिर्फ एक ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऐसा इंसान है जिसको हर हाल में टैक्स इंडिया में देना ही पड़ेगा, रेस्ट ऑफ द पीपल्स के लिए अप्लाई नहीं करेगा। दिस वॉज योर रेजिडेंशियल स्टेटस, जिसका एक क्वेश्चन अच्छे से आ जाता है अराउंड 4 to 8 मार्क्स का। चलिए अब नेक्स्ट वेरी हॉट टॉपिक वाज एग्रीकल्चर इनकम। भारत में एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर कितना इशू बना रहता है, और ये आपके पेपर के लिए बहुत बड़ा इशू है क्योंकि बार बार इसका क्वेश्चन निकल के आता ही है। कभी वो इंडिविजुअली थ्योरेटिकली आपसे पूछते हैं, कभी प्रैक्टिकली पूछते हैं। एग्रीकल्चर इनकम एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या थी? एग्रीकल्चर इनकम था सेक्शन 10(1), ठीक है। एग्रीकल्चर के दो पार्ट्स थे, क्या थे?
इंडिया है या इंडिया से बाहर, क्या एग्रीकल्चर इनकम अर्न कहाँ की है, इंडिया में की है, इंडिया से बाहर, मतलब लैंड कहाँ सिचुएट कर रही है, इंडिया या इंडिया से बाहर, नेचर क्या होगा, एग्रीकल्चर। अगर इंडिया में है तो आप एग्जम्प्टेड हो, अगर वो इंडिया से बाहर है, मतलब बाहर आपने एक लैंड ली और आपने वहाँ एग्रीकल्चर का काम शुरू कर दिया, वहाँ से अगर आपने कोई भी इनकम जनरेट की तो वो कहाँ टैक्स हो रही थी, अदर सोर्सेज में, एंड इट इज़ वेरी मच टैक्सेबल, 100% टैक्सेबल विद नो लिमिट्स, ठीक है। अब जो एग्रीकल्चर इनकम है इसको हम इतना इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं, इसलिए देते हैं कि वैसे तो ये हमारे लिए एग्जाम्प्ट है, बट फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग टैक्सेशन फॉर एन इंडिविजुअल हम इसको कंसीडर करते हैं टू इंक्रीज द स्लैब, राइट। कैसे कर रहे थे, हम कह रहे थे कि इसको कंसीडर करेंगे अगर कंडीशन आपकी खुद की इनकम बिना एग्रीकल्चर इंक्लूड किए हुए अगर आपकी मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर है और एग्रीकल्चर इनकम आपकी 5,000 से ऊपर है तो ही इसे कंसीडर करेंगे, अदरवाइज ज़रूरत ही नहीं है ना, हमें टैक्स पे ही नहीं करना, ठीक है। तब इसको कंसीडर करते हुए हम कैसे कंप्यूट करते थे, मैंने एक छोटा सा टेबल बनाया जो हम लोगों ने पहले भी किया था। हम क्या कहते हैं, नॉन एग्रीकल्चर इनकम जो भी बनी, एग्रीकल्चर इनकम जो भी आई है टोटल करो, ये कहलाती थी एग्रीगेट ऑफ इनकम, ठीक है, एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर। इसको कंप्यूट करते वक्त दो स्टेप से हमारे, पहले हम दोनों को मिला करके उसके ऊपर बेस स्लैब रेट से टैक्स लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप में हम क्या करते थे, हम सिर्फ मिनिमम एग्जाम्पशन लिमिट और जितनी भी नॉन एग्रीकल्चर इनकम है दोनों को ऐड करके टैक्स बनाते थे। पहला टैक्स में से दूसरे लेवल का टैक्स हम निकाल देते थे। हम ये कहते थे कि भाई हमने एग्रीकल्चर इनकम पे तो टैक्स लगाया ही नहीं जो बन रहा था, लेकिन इनडायरेक्टली क्या कर लिया, हमने स्लैब को इंक्रीज कर लिया था। तो जो डिफरेंस बचा वो क्या बन जाती है, टैक्स पेबल। टैक्स पेबल नॉर्मल रेट से जैसे भी बना, टैक्स पेबल में से हमें रिबेट मिलता था, 87A हमें रिबेट देती है, नॉर्मल कोर्सेज में भी देती है, इट्स नॉट कि अगर एग्रीकल्चर इनकम है तभी मिल रहा है, 87A इज़ वेरी मच अवेलेबल। और इसकी कंडीशन क्या होती थी, अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख से ऊपर है, ठीक है, और आपको ये रिबेट मिलती थी 2000 एट मैक्स, ठीक है, टोटल इनकम सब कंप्यूट करने का। ये मिलती किस में से, टोटल इनकम में से, नहीं नहीं, ये कहाँ से मिलती थी, टोटल टैक्स पेबल में से, ठीक है। उसके बाद ईसी और एसएचईसी कंप्यूट होता है, पहले नहीं होता, बाद में होता है, ठीक है। जो आएगा दैट इज टैक्स पेबल, ओके। दिस वाज योर एग्रीकल्चर इनकम। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इनकम अंडर द हेड सैलरी। ये बहुत हॉट टॉपिक है, हमने हमेशा इसको जब भी किया है बड़े इंटरेस्ट के साथ किया, जब करते हैं ना इसको विद टाइम तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग भी होता है, लेकिन जब इसकी रिवीजन करते हैं तो ये महाभारत जैसा लगता है, लेकिन हम सोचेंगे इसको जल्दी जल्दी से निपटा लें। अब इनकम अंडर द सैलरी करते हैं तो हमारा एक स्लैब क्या कहता है, वो कहता है बेसिक सैलरी, डीए, अलाउंसेस, परक्विजिट्स, जो भी आपके रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं सबको कंसीडर कर लो, जो भी आया वो आपकी ग्रॉस सैलरी आ गई, उसमें से लेस करो। इंटरनल डिडक्शंस थी, कौन सा सेक्शन की थी, 16 सेक्शन, दो ही थी, प्रोफेशनल टैक्सेस और एंटरटेनमेंट अलाउंस। दोनों को निकालने का जो आता है वो आता है इनकम अंडर द हेड सैलरी, और वो जाके कहाँ चला जाता था, टोटल इनकम के इंटरनल उसमें, ठीक है ना, कंप्यूट होने के लिए। अब इसमें जो सबसे मेजर है वो है हमारे अलाउंसेस। हमें अलाउंसेस कंप्यूट कैसे करने होते हैं, कितने अलाउंसेस थे, फास्ट बेसिस, 3 तरीके के अलाउंसेस थे, फुली टैक्सेबल, पार्शली टैक्सेबल एंड फुली एग्जाम्प्टेड। फुली एग्जाम्प्टेड से हमें लेना देना कुछ है नहीं क्योंकि उसने आना ही नहीं है बाहर। हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, फुली टैक्सेबल कौन से थे, एक क्राइटेरिया है, वैसे तो इसमें 10 नाम है, मैंने कुछ एग्जाम्पल के नाम भी कराए थे और अभी भी रिवाइज करा रही हूँ। ट्रैवलिंग अलाउंस, डीए, डेली अलाउंस, कन्वेंस, हेल्पर्स, यूनिफॉर्म और एकेडमिक अलाउंस। लेकिन इसका बेसिक जिस्ट क्या है, कुछ नया नाम आ जाए तो हम पहचान कैसे रहे थे उसे। इसकी कंडीशन ये थी कि आपको अगर आपके एम्प्लॉयर ने कोई भी अमाउंट दिया है इन कैश और वो आपको ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए दिया गया है तो उसका कंडीशन होती थी अमाउंट रिसीव्ड और एक्सपेंड विच एवर इज़ लेस, ठीक है। तो जनरली हमें अगर पैसा मिल गया है इंडियन कल्चर तो हम उसमें से कुछ बचाते हैं नहीं, ठीक है। तो जितना मिल गया वो पूरा एक्सपेंड तो होना ही है, बल्कि हम 2-4 रुपये उससे ऊपर दे सकते हैं, बट इसमें हमें एक्स्ट्रा की गुंजाइश नहीं होती, इसलिए जो मिला वो पूरी तरीके से टैक्स हो गया। उसके बाद पार्शली एग्जाम्प्ट जो होती है उसमें कौन कौन से थे, इसमें मेजर जो हम सबसे ज़्यादा जानते हैं वो है HRA, हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस कैसे कंप्यूट होता था, वेरी सिंपल। इसकी मोटी सी चीज़ क्या थी, हाउस रेंट अलाउंस जब आपको मिल रहा था, अगर आपने रेंट अकोमोडेशन नहीं ले रखा, आपका अपना घर नहीं है, तो ही आपको ये अलाउंस मिलता है, ये कैश में मिल रहा था। इसकी 3 कंडीशंस होती हैं, एक्चुअली कितना अमाउंट आपको मिला, आपने कितना पे किया, माइनस 10% ऑफ सैलरी। सैलरी मीन्स क्या था, बीपी, डीपी और कमीशन। उसके बाद जो कंप्यूट करके आया आपने 10% ऑफ सैलरी, ये जो वैल्यू आई इसको रेंट पेड में से माइनस करना था, बाहर एक फिगर आ रही थी। और उसके बाद हम कहते हैं 40% और 50%। 40% कौन से थे,
अदर सिटीज़, राइट। 50% कौन से थे? मेट्रो सिटीज़। तो ये जो भी वैल्यू आएगी, दोनों एक साथ नहीं चल सकते ना, 50% या 40% में से एक होगा। जो भी बाहर फिगर आएगी उसमें लीस्ट इज एग्जाम्प्टेड एंड डिफरेंशियल फिगर इज टैक्सेबल। दिस वॉज योर HRA। सबसे मोटा यही था। इसके अलावा एक अब ये फ्रेशली पूछने लगे थे, ट्रांसपोर्ट। अगर आप ट्रांसपोर्टेशन में किसी में काम करते हो और उसमें आपको अलाउंस मिल रहा है, मान लो आप मेट्रो में काम कर रहे हो या किसी भी ऐसी जगह पे, तो इस तरीके के अलाउंसेज में आप कैसे टैक्स होते हैं? वो कहते हैं 70% ऑफ द अलाउंस रिसीव्ड और 10,000 पर मंथ विच एवर इज लेस, वो आपका एग्जाम्प्टेड होता है रेस्ट ऑफ दिस टैक्स। और एक फेवरेट है बच्चों का, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और चिल्ड्रंस हॉस्टल अलाउंस। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस क्या था? यस बोलो। हाँ, ये भी नहीं, अगर बोलना आएगा तो फिर कुछ भी नहीं बोल सकते। 100 इंटू 12 इंटू 2, 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो हमें उसका कोई मतलब नहीं है। हमें किससे मतलब है? सिर्फ 2 बच्चों से। लेकिन अगर एक है तो एक ही का मिलेगा, ठीक है। हॉस्टल अलाउंस में कितना होगा? 300 इंटू 12 इंटू 2, एग्जैक्टली। ये फिगर जो होगी आपकी एग्जाम्प्टेड होगी, इससे ऊपर जो भी होगा वो सारा का सारा टैक्स होगा। कितना सिंपल था आपका ये। आपको अलाउंसेस सिर्फ इतने ही हैं जिनके ऊपर फोकस करना है। उसके अलावा ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है जो रेयरली आस्ट होता है, बट इसमें है क्या, इसमें क्योंकि अमेंडमेंट है, पहले 800 1600 होता था, अब क्या हो गया 1600 और 3200। 1600 फॉर यस नॉर्मल केसेस, 3200 फॉर हैंडीकैप्ड और ब्लाइंड पर्सन्स, राइट। यही आपके मोटे मोटे जो अलाउंसेज हैं जिसको लेके हमें ऐसे रहते हैं पता नहीं कितनी देर में ये रिवाइज होने वाला है, ख़त्म होगा नहीं होगा, लेकिन हमने इसे विद इन अ मिनट फिनिश कर लिया। अब इसके बाद थोड़ी सी और है, वो है परक्विजिट्स, ठीक है। परक्विजिट्स को लेकर के हमने हमेशा एक चीज़ ध्यान रखी थी, वो क्या रखी थी कि हम इसमें कंप्यूटेड टैक्सेबल वैल्यू करते हैं। हम अलाउंसेस में क्या कर रहे थे? एग्जम्प्टेड वैल्यूज़ को टैक्स कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम क्या कंप्यूट कर रहे हैं? हम कंप्यूट कर रहे हैं क्या अमाउंट टैक्सेबल है। तो हमें लेस नहीं करना है, कंप्यूट हुई और सीधे बाहर, ठीक है। बाहर कहाँ पे? सैलरी के बाहर वाले उसमें जहाँ पे हम उसकी टोटलिंग कर रहे होते हैं। परक्विजिट्स में मोटी मोटी अगर हम देखें तो 2 तरीके के लोगों की बात हुई थी। एक तो ऑल एम्प्लॉयज़ होते हैं, एक स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ होते हैं। स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ के केस में 4 तरीके की सर्विस वो परक्विजिट्स होती हैं जो उनको टैक्स होती, ठीक है। वो कौन कौन सी होती हैं? अटेंडेंट, वाटर, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, चिल्ड्रन और मोटर कार। लेकिन ये सिर्फ क्या स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ को टैक्स होता है? नहीं मैम, इन केस अगर ये रिम्बर्स हो रही थी तो ये ऑल एम्प्लॉयज़ के लिए टैक्सेबल हो जा रही थी। यस एग्जैक्टली। स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ थे कौन? स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ वो होते हैं या तो वो डायरेक्टर है या फिर उस कंपनी में 20% ऑफ द वोटिंग पावर वो रखता है। 20% या उससे कम? नहीं नहीं, उससे ज़्यादा, ठीक है। या फिर 50,000 पर मंथ से ऊपर की सैलरी वो विड्रॉ कर रहे हैं, ये होते हैं स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़। उनके केस में ये 4 की 4 परक्विजिट जो होंगी वो टैक्सेबल होंगी इन काइंड, ठीक है। बाकी जो भी होंगे वो सारे के सारे हम बाकियों के लिए बात करेंगे, ऑल एम्प्लॉयज़ के लिए, ठीक है। ये वो वाली परक्विजिट्स थी। अब अगर हम उनको एक हल्का सा रिवाइज दें, पहली थी अटेंडेंट। अटेंडेंट के केस में क्या है? परक्विजिट्स में ना ज़्यादातर क्या है, हम 2 चीज़ों की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? क्या एम्प्लॉयर खुद ऑन करता है या वो सर्विस को, उस परक्विजिट को बाहर से अरेंज करके दे रहा है। अगर वो खुद ऑन करता था तो हमेशा उसकी कॉस्टिंग क्या है हम उसको कंसिडर करते हैं, और अगर वो बाहर से उस चीज़ को ले रहा है तो हम कहते हैं कि बाहर दूसरे आदमी से वो कितना चार्ज कर रहा है उस चीज़ को लो। और इन सारे केसेस में अगर आपने एम्प्लॉय से कुछ भी पैसा वापस ले लिया है, कुछ भी, कि भाई थोड़ा बहुत तुम भी कंट्रीब्यूट करो, तो उसको हम हमेशा लेस करते थे और उस वैल्यू को हम क्या बोलते थे? रिकवर्ड अमाउंट, है ना, ठीक है। अब अटेंडेंट है, अटेंडेंट स्ट्रेट अवे अटेंडेंट आपने दे दिया तो क्या करोगे? उसकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी आई माइनस एनी अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय, गुड। वाटर, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, इसमें से अगर मैं खुद ऑन करती हूँ एज एन एम्प्लॉयर कुछ, या फिर मैंने इस सर्विस को बाहर से लेके दिया है, अगर मैं खुद ऑन करती हूँ तो मुझे क्या कॉस्ट पड़ रही है? वैल्यू ऑफ परक्विजिट। और बाहर से अरेंज किया है तो मैंने कितना पे किया उसके बिहाफ पे, माइनस अगर मैंने उससे कुछ रिकवर कर लिया, दैट इज टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट। चिल्ड्रन एजुकेशन फैसिलिटी, चिल्ड्रन एजुकेशन फैसिलिटी में अगर मैं खुद ऑन करती हूँ उस फैसिलिटी को तो 1000 इंटू नंबर ऑफ चाइल्ड, ठीक है, इंटू 12, दिस वुड बी दी अमाउंट ऑफ वैल्यू ऑफ परक्विजिट। और अगर मैंने बाहर से अरेंज किया तो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन मुझे जो भी पड़ रहा है माइनस 1000 पर मंथ पर चाइल्ड, ठीक है। वैल्यूएशन ऑफ मोटर कार कैसे हो रहा था? मोटर कार मीन्स कि या तो वो गाड़ी मेरी है एज एन एम्प्लॉय या वो गाड़ी एम्प्लॉयर की है। क्या कुछ थर्ड कंडीशन भी हो सकती है? यस मैम, हायर भी तो है ऑप्शन, यस। अगर मैंने हायर की या फिर मेरे एम्प्लॉयर ने हायर की, तो मैंने इसको मोटे मोटे 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया था, ऑन मैं कर रही हूँ या हायर मैं कर रही हूँ, या ऑन एम्प्लॉयर कर रहा है या हायर एम्प्लॉयर कर रहा है। दोनों कंडीशंस में उसको कैसे हम वैल्यू करेंगे? तो हम वैल्यू करते हैं, हम कहते हैं कि
भाई अगर इंडियन एम्प्लॉयज़ की बात की जाए तो इंडियन एम्प्लॉयज़ कैसे होते हैं, अगर बॉस ने कोई गाड़ी दे दी है तो क्या सिर्फ उसी के काम के लिए यूज़ होगी, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, वो तो हो ही नहीं सकता। और मेरी अपनी गाड़ी है तो क्या मैं डेडिकेटेडली दे दूंगा उसे एम्प्लॉयर को कि लो भाई इससे सिर्फ तुम्हारे ही ऑफिस में आऊँगा जाऊँगा, इस पेट्रोल का मैं कुछ नहीं करूँगा, नो नॉट पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। तो हमने क्या कहा, हमने कहा हम अपने लोगों की आदतों को जानते हैं, इसलिए हम 3 पार्ट्स में से डिवाइड कर देते हैं। हम कहते हैं या तो ये प्योरली ऑफिशियल पर्पज़ के लिए यूज़ हुआ है, पार्शली हो गया, कुछ मैंने घर के लिए यूज़ कर लिया, कुछ मैंने इसे ऑफिस के लिए यूज़ कर लिया, या प्योरली फॉर प्राइवेट पर्पज़। ठीक है, मेरी गाड़ी है या मैंने उसे हायर किया है, मैं इनमें से किसी पर्पज़ के लिए कह रहा हूँ कि दोनों में से कुछ भी कंडीशन हो, अगर वो प्योरली ऑफिस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही है तो क्या वहाँ वैल्यू ऑफ परक्विजिट होगा। तो परक्विजिटी कहाँ हुई वो मेरे लिए क्या बेनिफिट है, मेरे बॉस ने मुझे वो चीज़ दी और अपना काम निकलवा लिया, मेरा क्या फ़ायदा हुआ उसमें, नो नॉट एट ऑल। तो वैल्यू ऑफ परक्विजिट कहाँ रह गई थी, पार्शली या फिर पूरी तरीके से प्राइवेट। अगर पार्शियल कंडीशन थी तो हमारे पास दो बातें आ जाती हैं, हम देखते हैं कैपेसिटी ऑफ कार, कार बड़ी है कि छोटी है तो 1.6 लीटर, बड़ी है तो इससे अबव। छोटी गाड़ी कहते हैं 1800 पर मंथ, प्लस तुम्हें क्या ड्राइवर भी मिलेगा, हमें क्या ज़रूरत है भाई अपनी गाड़ी हम तो खुद ही चलाते हैं, नहीं, लेकिन हम तुम्हें ड्राइवर भी देंगे 900 ड्राइवर के, चाहे ये वाला केस हो या ये वाला केस हो। ठीक है, और अगर वो गाड़ी बड़ी है तो कितना है 2400 पर मंथ। ठीक है, और अगर वो गाड़ी एम्प्लॉयर की है या हायर एम्प्लॉयर ने कर रखा है, उस केस में वो थोड़ा सा कंजूस हो जाता है, वो कहता है 1800 2400 तो ठीक है, लेकिन अगर वो एम्प्लॉय की केस की है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा 600 और 900 प्लस शॉफर्स चार्जेस तो हम ऐड कर ही रहे थे। ठीक है, अगर प्राइवेट पर्पज़ के लिए हमने यूज़ किया तो हमारी वैल्यू ऑफ परक्विजिट क्या होगी, एक्चुअल एक्सपेंस जितना भी एम्प्लॉय ने किया, मैंने जो भी हायर के लिए चार्ज किया, उसको जो भी अमाउंट दिया, या मेरी गाड़ी है तो मैं उसको जाने आने में जो कुछ भी एक्सपेंड कर रहा हूँ वो सारा का सारा माइनस रिकवर्ड, या फिर मेरे से कुछ और मैंने वापस ले लिया अपने एम्प्लॉयर से या कुछ भी है, तो वो जो डिफरेंशियल फिगर होगी वो मेरी हमेशा वैल्यू ऑफ परक्विजिट होगी। सेम इन केस ऑफ ओन और हायर बाय एम्प्लॉयर। ठीक है, रिवाइज हो गया, ये थोड़ा सा मोटा है, ये इतना रेगुलरली नहीं आता था, लेकिन अगर आ जाए तो वी शुड बी अवेयर। ठीक है, उसके बाद हमारी नेक्स्ट थी परक्विजिट एग्जाम्प्ट अप टू स्पेसिफिक लिमिट, ये वही वाला जैसे अलाउंसेस में था, इसमें भी क्या था, वो कह रहा है कि परक्विजिट्स हम पूरी तरीके से टैक्सेबल भी नहीं कर रहे और पूरी तरीके से एग्जाम्प्ट भी नहीं कर रहे, कुछ परसेंटेज के साथ हम उसे टैक्स करते हैं। उसमें एलटीसी है और मेडिकल फैसिलिटी है। एलटीसी मीन्स एलटीसी लीव ट्रैवल कंसेशन। ठीक है, 4 ब्लॉक बनाते हैं इसमें हम, है ना, 4 साल का ब्लॉक होता है, उसमें 2 एलटीसीज हमें अवेलेबल होती हैं, लेकिन विजिट कहाँ होती है, सिर्फ इंडिया में, किसके साथ, फैमिली के साथ। फैमिली में कौन आते हैं, स्पाउस, चिल्ड्रंस, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, बट दे हैव टू बी डिपेंडेंट, पता चले वो अपने अपने घर के हैं, आगे जो मेरे को एलटीसी मिल रहा है चलो मैं तुम्हें भी घुमा देता हूँ, ना 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 बिल्कुल नहीं। इसमें ट्रैवलिंग किस तरीके से होती है, या तो मैं बाय एयर जा रहा हूँ, दूसरा बाय हाँ रेल जा रहा हूँ, या फिर अदरवाइज क्या होगा, पैदल चल के जाऊँगा, हाँ नहीं, गाड़ी भी तो हो सकती है, कार हो सकती है, बसेस हो सकती है, एनीथिंग। ठीक है, अगर हम कभी भी एयर की बात करते हैं तो हम इकोनॉमी क्लास की बात करते हैं, हम रेल की बात करते हैं तो हम फर्स्ट क्लास एसी की बात करते हैं, और हम अदरवाइज की बात करते हैं तो हम बस की बात करते हैं, और बस में क्या होता है, डिलक्स क्लास। ठीक है, ये 3 नाम हमने याद रखने हैं। ठीक है, तो हमने इन सब में जो भी वैल्यू ऑफ परक्विजिट निकालना है वो क्या निकालना है कि उस एरिया में जो भी शॉर्टेस्ट रूट पड़ता होगा उसका इकोनॉमिक क्लास फेयर कितना है, दैट इज़ माय वैल्यू ऑफ परक्विजिट, राइट। फर्स्ट क्लास एसी का कितना पड़ता है वो मेरा वैल्यू ऑफ परक्विजिट होगा, गुड। और अगर वो नॉट कनेक्टेड है विद रेलवेज तो मैं बस से यूज़ करूँगी तो क्या आएगा, दैट इज़ डिलक्स क्लास। यस, ठीक है, ये तो बिल्कुल अच्छे से याद है क्योंकि आना नहीं है ना ज़्यादा। मेडिकल फैसिलिटी नॉट सो इम्पॉर्टेंट, हमने इसका सिर्फ नाम देख लिया कि ये उनमें से आता है। ठीक है, बट हमने इसका करना नहीं क्योंकि इसमें रेयरली ही कोई क्वेश्चन उठ के आता है। परक्विजिट जो टैक्सेबल होते हैं ऑल एम्प्लॉयज़ के केस में, उसमें मैंने देखो नाम लिखने की कोशिश की है, बट जो रिवाइज होते हैं बार बार आते हैं, मैंने सिर्फ उन्हीं को यूज़ किया। रेंट फ्री अकोमोडेशन मैंने नहीं यूज़ किया क्योंकि HRA ज़्यादा पूछता है। मोबाइल एसेट्स का मैंने यूज़ नहीं किया क्योंकि वो उसको बहुत कम पूछता है। ठीक है, वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल इन हैव यूज्ड। वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फ्री या कंसेशनल लोन
मेरा एम्प्लॉयर मुझे कहता है यार तू इतना अच्छा आदमी है कि तुझे अगर कहीं से पैसे की ज़रूरत पड़ी ना तो तू मुझसे ले ले, तू बाहर जा करके क्यों लोन के लिए अप्लाई कर रहा है, उसमें क्या मेरा कोई फ़ायदा है एज एन एम्प्लॉयर? नहीं, मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन मेरा फ़ायदा किस चीज़ में है कि मेरा एम्प्लॉयर जो है मेरे से स्टिक होकर रहे, इसलिए मैं उसको ये बेनिफिट दे रहा होता हूँ। तो क्या उसके लिए ये परक्विजिट है? येस डेफिनेटली ये उसके लिए परक्विजिट है, क्योंकि ये उसे बेनिफिट कर रही है। इस केस में मेरे लिए वैल्यू ऑफ परक्विजिट क्या होगा? एग्रीगेट ऑफ आउटस्टैंडिंग बैलेंस एज ऑन लास्ट डेट ऑफ ईच मंथ ऑफ ईच लोन। 10 लोन है तो 10 लोन का क्या आउटस्टैंडिंग बैलेंस बनेगा हर महीने की लास्ट डेट को, उसके ऊपर परसेंट जो SBI ने डिस्क्राइब किया। मैं क्या परसेंट, मेरा तो भाई वो एम्प्लॉय, मैं उसे कहता हूँ फ्री में ले जा, 1% ले जा, 2% ले जा, लेकिन मुझे क्या चीज़ देखनी है? वैल्यू ऑफ परक्विजिट। बेनिफिट कितना गया? परसेंट कंप्यूटर, ठीक है, कैलकुलेट किया इंटरेस्ट हर महीने का, उसमें से अगर मैंने उससे कुछ इंटरेस्ट चार्ज किया वो माइनस किया, क्योंकि हम हमेशा परक्विजिट्स में रिकवर्ड अमाउंट को लेस कर रहे थे, राइट। जो आया टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट आ गया। क्या इसके कोई एक्सेप्शंस थे? यस यस एक्सेप्शंस थे। अगर उसने मुझसे लोन ही इतना छोटा सा लिया है, 20,000 से कम का लोन लिया, तो क्या मुझे इसे परक्विजिट कंसीडर कराना चाहिए? मैम शर्म आनी चाहिए। इस पर भी अगर हमें किया तो फिर क्या करेंगे? तो हम उसको नहीं करते। अब जो लोन होगा अगर वो किसी स्पेसिफाइड डिजीज़ के लिए है, कुछ तो छोड़ दो, बच्चा बीमार है, बूढ़ा बुजुर्ग बीमार है, तब बेचारे ने लोन लिया, तो क्या उसके इंटरेस्ट भी उसके लिए परक्विजिट है? नहीं, वो उसके लिए हम इस एंगल से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। ये इसके लिए एग्जाम्पशंस हो गई। वैल्यू ऑफ गिफ्ट वाउचर्स और टोकन्स, अगर हम इसकी बात करें, दो तरीके से हो सकता है गिफ्ट। कैसे हो सकता है? सब निकाल दिया। कैसे हो सकता है? गिफ्ट अगर कोई दे रहा है, तुम्हें भी मिलते हैं गिफ्ट्स, मिलते हैं ना दिवाली पे, और तो अगर कोई गिफ्ट दे रहा है तो कैसे टैक्सेबल होगा? क्या वो तुम्हारे लिए परक्विजिट्स होती हैं? यस। कब? अगर काइंड में मिली या कैश में मिली, ठीक है। काइंड में मिलेगी तो वो 5,000 से अगर नीचे की वर्थ रखता है या 5,000 रखता है तो उस केस में हमारे लिए वो टैक्सेबल नहीं होता। लेकिन अगर उससे ऊपर है तो वो हमारे लिए टैक्सेबल परक्विजिट है। और अगर कैश की बात होगी तो उसमें कोई एग्जाम्पशन ही नहीं है, 1 रुपया भी अगर दे दिया तो वो भी टैक्सेबल होता है, वहाँ पे हम बिल्कुल भी फ्री नहीं करते, ठीक है। अगर मैंने कोई ट्रांसफ़र की है मूवेबल एसेट, मेरी कंपनी में इतने सारे मान लो लैपटॉप्स हैं और मेरे एक एम्प्लॉय को लैपटॉप की ज़रूरत है, क्या मैं उसको वो लैपटॉप दे सकती हूँ? वेरी मच दे सकती हूँ। लेकिन क्या वो उसके लिए परक्विजिट हो जाएगी, टैक्सेबल होगी? यस। कैसे? अगर मोटर कार है, मोबाइल है ना मोटर कार, मेरी गाड़ी बहुत पुरानी होगी, एम्प्लॉय को भी खरीदनी थी, मैंने कहा ले भाई मेरी ले जा, तो मैंने उसे फ्री में दे दी क्या? नहीं नहीं, वो उसके लिए परक्विजिट है। क्या होगा? एक्चुअल कॉस्ट माइनस 20% ऑफ WDV। उस साल की उसकी जो भी WDV बनती होगी उसका 20% लेस होके वो उसकी कॉस्ट होगी, एंड दैट इज इन टैक्सेबल परक्विजिट। बट अगर कंप्यूटर दिया है तो 50% ऑफ WDV, और अगर कोई और चीज़ दी है मूवेबल तो उस केस में क्या होगा? 10%, ठीक है। ये वैल्यू ऑफ परक्विजिट होते हैं, फ्री में नहीं मिलते गिफ्ट्स कंपनियों से ठीक है, जो काम की चीज़ है वो सारी आनी चाहिए। अच्छा, अब हमने अलाउंसेस कर लिए, हमने परक्विजिट भी कर ली, और अब हम क्या कर रहे हैं? रिटायरमेंट बेनिफिट। उसमें मोटा मोटी क्या चीज़ होती है? ग्रेचुटी होती है, उसमें PF होते हैं, पेंशन्स होती हैं, ये तीन ही चीज़ होती हैं जो बार बार रिवाइज हो रही थी। ग्रेचुटी क्या थी? ग्रेचुटी 3 तरीके से थी। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड है, या ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड नहीं है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को तो बिना देखे ही क्या है? फुली एग्जाम्प्ट। वेरी गुड। और अगर आप ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड थे तो उस केस में क्या होगा? लिस्ट ऑफ, है ना, लिस्ट, ओके, अलाउंस वाले क्राइटेरिया शुरू हो जाएगा। क्या क्या अमाउंट्स थी? अमाउंट जो एक्चुअल में रिसीव हुई 10 लाख रुपए, या फिर 15/26 इफ़ यू आर कवर्ड बाय ग्रेचुटी एक्ट, क्योंकि बोनस एक्ट, ये जितने भी लॉज बने हुए हैं ना, ये महीने को किस में कंसीडर करते हैं? 26 डेज में, ठीक है। और अगर आप किसी एक्ट में नहीं आते हो और हमारी तरह हो, ठीक है, और आप कहते हो कि महीना कितने का होता है, तो हम क्या कहते हैं? स्ट्रेट अवे 30 डेज, ठीक है। लेकिन वो क्या कहता है? वो कहता है 4 दिन संडेज हैं, हम उसे इंक्लूड नहीं करते। तो अगर आप एक्ट में कवर हो रहे हो तो आपका महीना 26 डेज का है, इसलिए 15/26 सैलरी फॉर कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज, ठीक है, उसको हम 6 मंथ के राउंड ऑफ में ले लेते हैं। और अगर आप नहीं कवर हो रहे हो तो क्या होगा? सेम क्राइटेरिया, लेकिन 15/30, ठीक है। उसके बाद पेंशन्स, ये जो भी आ रहा था वो टैक्सेबल अमाउंट आ रही थी या एग्जम्प्टेड अमाउंट आ रही थी?
लीस्ट ऑफ दिस इज एग्जाम्प्टेड एंड उसे माइनस करेंगे, टोटल ग्रेचुटी रिसीव्ड, और जो बचेगा वो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ग्रेचुटी है। ठीक, गुड। पेंशन, पेंशन कितने तरीके की होती है? पेंशन मिलती कब है? व्हेन आई एम नॉट ऑन दैट सर्विस, मुझे पेंशन मिली, क्या मुझे उसके साथ सैलरी भी मिल सकती है? ऑफकोर्स सैलरी भी मिल सकती है। मैंने एक कंपनी को छोड़ दिया, दूसरी ज्वाइन कर ली, बेसिक सैलरी भी चल रही होगी और पेंशन भी चल रहा होगा। ठीक है, पेंशन दो तरीके का हुआ, कम्यूटेड इकट्ठी की हुई और नॉन कम्यूटेड या अनकम्यूटेड, या इकट्ठी नहीं की हुई। इकट्ठी नहीं की हुई इसका मतलब मैं मंथली ले रही हूँ, मंथली ले रही हूँ तो दिस इज वेरी मच सिमिलर टू बेसिक पे। जैसे बेसिक पे को कंप्यूट करते हैं ऐसे ही हमने उसके अंदर ऐड कर लिया था। लेकिन अगर हमने उसे कम्यूट कर लिया है, इकट्ठा कर लिया है, तो क्या वो टैक्सेबल था? यस, वो टैक्सेबल था। लेकिन किसके लिए नहीं था? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए वो टैक्सेबल नहीं था। वेरी गुड। अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं तो उसके लिए भी क्या कुछ अमाउंट एग्जाम्प्टेड है? यस ऑफ कोर्स, क्योंकि वो इकट्ठा ले रहा है तो मैं उस सारे पे टैक्स नहीं लगा सकती भाई, उसने भी किसी वजह से इकट्ठा कराया होगा ना। तो मैं उसको करते वक्त दो चीज़ें देखती हूँ, मैं कहती हूँ क्या तुम ग्रेच्युटी एक्ट में कवर होते हो या तुम ग्रेच्युटी एक्ट में कवर नहीं होते। अगर गलती से हो रहे हो तो 1/3 ऑफ दैट पेंशन वो तुम्हारे लिए एग्जम्प्ट है, और अगर तुम नहीं कवर हो रहे तो 1/2 ऑफ दैट। तो खुशी की बात क्या होगी कि तुम ग्रेच्युटी में कवर नहीं हो रहे, क्योंकि सीधे 1/2 तुम्हारे लिए एग्जम्प्ट हो गया। जो रेस्ट ऑफ द फिगर होगी वो क्या हो जाएगी? टैक्सेबल इन दैट प्रीवियस ईयर। ठीक है, उसके बाद है प्रोविडेंट फंड। ये बहुत ज़्यादा हम बार बार पढ़ रहे थे, हमें पूरा का पूरा याद है अच्छे से। 3-4 तरीके के तो होते ही हैं फंड, SPF स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, RPF रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड, और क्वेश्चन में आता भी सबसे ज़्यादा क्या था? रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड। तो बेसिकली हमने पढ़ना सिर्फ इसी को है, ये सब तो हम सिर्फ देख रहे हैं। URPF अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड, PPF गुड, सबने बोल दिया। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन हो या इंटरेस्ट क्रेडिटेड हो, एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा तो SPF पे एग्जाम्प्ट, गुड, और इंटरेस्ट क्रेडिटेड एग्जाम्प्ट। RPF के केस में 12% तक नो टैक्सेस, अगर उसे एक्सीड कर जाता है ऑफ सैलरी, सैलरी मीन्स सेम BP DP कमीशन, अगर इसे इंक्रीज कर जाता है तो हमारे लिए क्या होगा? टैक्सेबल। और इंटरेस्ट 9.5 को अगर एक्सीड कर जाता है तो हमारे लिए क्या होगा? टैक्सेबल। टिल दिस लिमिट इट इज नॉट टैक्सेबल। URPF में एग्जाम्प्ट होता है, यहाँ पे भी एग्जाम्प्ट होता है। PPF एप्लीकेबल ही नहीं है, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, और इंटरेस्ट जो है वो एग्जाम्प्ट होता है। क्लियर है? ठीक है, ये हमारे लिए थे प्रोविडेंट फंड। बाय दिस वे हमारी सैलरी मोटा मोटी खत्म हो गई। ओके हाँ, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउस प्रॉपर्टी। वेरी नाइस वन, वेरी फेवरेट, बहुत छोटा सा लेकिन स्टिल हमारे लिए बहुत मार्क्स लेकर के आता है ये अकेला टॉपिक। इसमें स्लैब भी सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैक्सिमम इसमें से जो क्वेश्चन आता है वो प्रैक्टिकली आता है। ठीक है, थ्योरी भी अगर आती है तो हम इसे कर लेते हैं, हम बना के भी यही आते हैं थ्योरी में भी। ठीक है, हम ऊपर क्या लिखेंगे? इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। कौन सा प्रीवियस ईयर हमारा? 15-16। असेसमेंट ईयर कौन सा है? 16-17। हमने यहाँ क्या लिखना है? 16-17। ठीक है, हमने सबसे पहले कंप्यूट करना है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू, सारी कहानी इसकी। इसको कंप्यूट करने के लिए हमारे पास बड़ी सारी फिगर्स होती हैं, म्यूनिसिपल वैल्यूएशन, फेयर वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट्स, और उसके अलावा एक्सपेक्टेड रेंट, उसके अलावा एक्चुअल रेंट्स, ये सब दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे? हम एक एक करके एक एक को सॉर्ट आउट करेंगे। हम पहले दो चीज़ों को उठाते हैं, म्यूनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर वैल्यूएशन। इन दोनों में से जो हायर है वो बाहर आ गया। उसका कंपैरिजन किससे हो रहा था? स्टैंडर्ड रेंट से। स्टैंडर्ड रेंट और आपकी जो भी हायर आई उसमें से क्या देखना है? लो क्या है, क्योंकि स्टैंडर्ड रेंट को आप एक्सीड नहीं कर सकते। अब जो आया उसको हमने नाम दे दिया एक्सपेक्टेड रेंट। ठीक है, ये हमारा दिया हुआ नाम है, ये कोई रेंट नहीं है जो कि एज इट इज क्वेश्चन में मिलेगा। एक्सपेक्टेड रेंट का कंपैरिजन अब किसके साथ होता है? एक्चुअल रेंट माइनस अनरियलाइज्ड रेंट। अगर कोई रेंट रियलाइज नहीं हुआ है तो उसे हम एक्चुअल में से लेस करके ही कंपेयर करते हैं। तो इन दोनों में से क्या देखेंगे? हायर, ज़्यादा क्या है। तो जो आएगा वो क्या कहलाएगा? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। नहीं मैम, अभी तो हमारी वैकेंसी रह गई, उसमें से हम माइनस क्या करते थे? हायर अमाउंट जो आ रही है वैकेंसी, वो किसी भी वजह से वैकेंसी हो तो जो आती है फाइनल फिगर दैट इज योर ग्रॉस एनुअल वैल्यूएशन। इसके आने के बाद इसमें से हम म्यूनिसिपल टैक्सेस लेस करते हैं। म्यूनिसिपल टैक्सेस की क्या कंडीशन थी? कौन पे करेगा उसे? ऑनर। क्या टेनेंट भी उसे पे कर सकता है? कर तो सकता है मैम, लेकिन अगर उसने किया तो डिडक्शन नहीं मिलेगी। ये किस वे में पे हो सकता है? इसको हमें एक्चुअली पे करना पड़ेगा। पे तो आप कैसे भी कर दो, लेकिन अगर आपने एक्चुअल पे नहीं किया, ये ड्यू रह गया है या आप बाद में पे करने वाले हो, तो जिस साल में आप पे करोगे डिडक्शन आपको उसी साल में मिलेगी। इसे लेस करने के बाद जो मेरी आती है वो आती है नेट एनुअल
वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू में से मेरे पास डिडक्शन है, वो इसी हेड की डिडक्शन है। डिडक्शन कितनी है? 2, स्टैंडर्ड डिडक्शन और दूसरी इंटरेस्ट ऑन बोरोड लोन्स। गुड। स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या है? 30% ऑफ एनएवी, जो भी एनएवी आया उसका 30%। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के केस में क्या एनएवी आता है? निल, तो उसका 30% क्या होगा? निल। इसका मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में ये स्टैंडर्ड डिडक्शन जो होती है ऑलवेज निल आ रही होती है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल दो तरीके से होगा। एक्चुअल इंटरेस्ट, ये कौन सा इंटरेस्ट है? जो मैंने एक्चुअली प्रीवियस ईयर में पे किया। और फिर उसके अलावा दूसरा एक पार्ट होता है, वो होता है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट, जो हम जिस साल में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होती है उस साल से अगले 5 सालों के लिए डिवाइड कर लेते हैं। प्री कंस्ट्रक्शन का जितना आया इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 5, और जिस साल कंस्ट्रक्शन शुरू खत्म हुई उस साल से 5 सालों तक वो मैंने इक्वली डिवाइड कर दिया, ये जो आया, ठीक है। उसके बाद उसमें मैं ऐड करती हूँ एनी रिकवरीज, इफ़ एनी, मेरी रेंट की कोई एरियर्स आ गए या कुछ आ गए, वो जो भी आया वो ले लिया। तो जो आया मेरे पास टोटल वो क्या आ गया? इनकम चार्जेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। कितना सिंपल था, देखो सारा का सारा खत्म हो गया इसके अंदर। हाउस प्रॉपर्टी में कुछ बचा ही नहीं, इसके अलावा कुछ रह गया? देखो सारा रिवाइज हो गया। एक जो चीज़ हमने इसके अंदर देखनी है वो मैंने छोटा सा इसके आगे ही बना रखा है। प्रॉपर्टी कितने तरीके की है? देखो 2 तरीके से हम यूँ कह रहे थे, हम कह रहे थे कि घर हमारा क्या था कि घर है, पूरा ज़मीन से है, एक घर है, मैं उस घर को खुद रह रहा हूँ, तो अब मैं यूनिट्स नहीं देख रहा, मैं उस घर में रह रहा हूँ, मेरे लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड हो गई। लेकिन आप दिल्ली या किसी मेट्रो सिटी में बैठे हो तो क्या यहाँ घर पूरे ज़मीन से होते हैं? नहीं नहीं, यहाँ कैसे होते हैं? हमारे पास फ्लैट्स होते हैं, ठीक है। तो मेरे पास 4 फ्लैट्स हैं मान लो, तो क्या अगर वो एक बिल्डिंग पूरी की पूरी मेरे पास है, वो 4 फ्लैट्स हैं, तो क्या वो चारों के चारों फ्लैट्स मेरे सेल्फ ऑक्यूपाइड होंगे? नो, वो चारों के चारों ऐसे नहीं होंगे। एक फ्लैट कोई भी जो मेरा मन करे, आई कैन पुट इट एज सेल्फ ऑक्यूपाइड। रेस्ट ऑफ के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर आपने लेट आउट कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो वो क्या कंसीडर हो जाते थे? डीम टू बी लेट आउट, ठीक है। और डीम टू बी लेट आउट हो या लेट आउट हो, दोनों ही केसेस में कंप्यूटेशन कैसे होगी? वही वाली जो अभी मैंने कराई आपको। कौन सा सेक्शन लग रहा था? 23(1). वही आप ग्रॉस एनुअल वैल्यू कंसीडर करोगे, उसमें क्या होगा? वो एक्चुअल रेंट्स वाली वैल्यू तो नहीं होगी, ठीक है। तो आपके एक्सपेक्टेड रेंट ही बाहर आ जाएगा, ठीक है। उसमें से ही सारा आगे का फॉलोअप चलेगा। इसमें जब हम करते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में एनएवी निल है, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या हो गया था? निल, ठीक है। लेकिन क्या इंटरेस्ट भी निल हो जाएगा? नहीं नहीं, आपने लोन लिया है तो इंटरेस्ट का तो आपको बेनिफिट मिलेगा ही, क्योंकि ये सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी थी। तो इस केस में मेरे पास जो इंटरेस्ट था उसका क्या कोई बेनिफिट या कोई रिस्ट्रिक्शन थी? यस, रिस्ट्रिक्शन थी। आप मैक्सिमम 2 लाख का बेनिफिट ले सकते हो इफ़ इट इज़ अ कंस्ट्रक्शन, और अगर ये रिपेयर या रिन्यूअल का केस है तो मैक्सिमम कितना हो सकता है? 30,000। क्या ये कंडीशन हमारे लिए लेट आउट या डीम टू बी लेट आउट में भी थी? नहीं नहीं, यहाँ पे आपका जितना भी आपने इंटरेस्ट पे किया है पूरी की पूरी डिडक्शन इज अवेलेबल। इन सबको करने के बाद जो भी आएगा, ये और मान लो 10 प्रॉपर्टीज़ हैं, तो जितनी इनकम होगी माइनस जितने भी लॉसेस होंगे, उसको हम क्या कह रहे थे? इंटर हेड या इंट्रा हेड सेटलमेंट। और ये कौन बोलता है हमें? ये हमें बोलता है सेक्शन 70, कि आप वही सेट ऑफ करो और बाहर उस फिगर को लेके जाओ जो फाइनल होगी। तो जो बाहर जाएगा वो क्या होगा? इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। इसका हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे थोड़ी सी स्पीड के साथ। सी, ये क्वेश्चन है और ये मैंने पेपर का ही उठाया हुआ है, इसलिए उठाया हुआ है क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा और इसने मोटे मोटे ऑलमोस्ट सारे फैक्ट्स को कवर कर लिया। एक बार हम फास्टेस्ट इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कहता है, मिस्टर कृष्णा ओन्स अ रेजिडेंशियल हाउस इन दिल्ली। दिल्ली क्या होता है? मेट्रो सिटी। गुड। द हाउस इज हैविंग 2 आइडेंटिकल यूनिट्स। 2 यूनिट्स हो गई, इसका मतलब 2 अलग अलग घर हो गए। फर्स्ट यूनिट ऑफ द हाउस इज सेल्फ ऑक्यूपाइड, खुद ही बता दिया, बहुत अच्छी बात है। अगर ये नहीं बताता तो हमें दोनों हाउसेस को वैल्यू कंप्यूट करनी पड़ती और जिसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही थी उसको हमें सेल्फ ऑक्यूपाइड कंसिडर करना पड़ता है। बाय मिस्टर कृष्णा एंड अनदर यूनिट इज रेंटेड फॉर 12,000 per month. The rented unit was vacant for 3 months during the year. The particular of the house for the previous year 2015-16 are as under. क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं एक बार बोल बोल के कर लेंगे। स्टैंडर्ड रेंट, म्यूनिसिपल फेयर, म्यूनिसिपल टैक्सेस, लाइट एंड वाटर चार्जेस, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, इंश्योरेंस चार्जेस, पेंडिंग चार्जेस। कंप्यूट इनकम फॉर द हाउस प्रॉपर्टी फॉर मिस्टर कृष्णा फॉर द असेसमेंट ईयर 16-17। हम टेबल बनाएंगे, हम क्या लिखेंगे उसके ऊपर? इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी फॉर असेसमेंट ईयर 16-17।
अब हमारा जो क्वेश्चन था हमने उसको पूरा रीड आउट कर लिया। अब क्वेश्चन को अगर हम परफॉर्म करना शुरू करें तो हमारा क्वेश्चन सबसे पहले क्या दे रहा है, स्टैंडर्ड रेंट। क्या अभी हमें स्टैंडर्ड रेंट की ज़रूरत है? नहीं। सबसे पहले हम कहेंगे वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट कहता है असेसमेंट वैल्यू ऑफ फर्स्ट यूनिट। उसने खुद ही कह दिया वो क्या है, सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो उसकी आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या हो गई, निल। इनफैक्ट आप उसे कहो कि आपकी नेट एनुअल वैल्यू हुई निल हो गई। तो इसकी नेट एनुअल वैल्यू क्या हो गई, निल। ठीक है, सेल्फ ऑक्यूपाइड। दूसरा घर क्या है, लेट आउट। क्या ये डीम टू बी लेट आउट था? नहीं, उसने खुद बताया कि वो लेट आउट है। उसकी कैसे कंप्यूट होगी, उसने मुझे दिया है म्यूनिसिपल वैल्यूएशन। कितना है म्यूनिसिपल वैल्यूएशन? तो 244 है। आपने 1/22 क्यों लिया है? ये उसने पूरी दोनों प्रॉपर्टीज़ की मिला के दी है और मेरे लिए वो 2 यूनिट्स हैं, तो आई विल डिवाइड एवरी फिगर इन 2 पार्ट्स। तो 2,44,000 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 1,22,000। ठीक है। फेयर रेंट भी सेम वे, फेयर रेंट 235 का है, हाफ कर देंगे 1,17,500। इन दोनों में से जो हायर होगा वो बाहर आ गया। इसका कंपैरिजन किससे होगा, स्टैंडर्ड रेंट से। स्टैंडर्ड रेंट कितना दिया है, 2,20,000, तो 1/2 कितना होगा, 1,10,000। इन दोनों में से किसे कंसीडर करे थे, लोअर, क्योंकि स्टैंडर्ड रेंट को आप एक्सीड नहीं कर सकते। जो आया उसका नाम क्या दिया गया, एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट का कंपैरिजन किससे हो रहा है, एक्चुअल रेंट से। एक्चुअल रेंट कैसे कंप्यूट करेंगे हम, इसने खुद दिया है 12,000 इंटू 12। हमने 12 लिया है, ठीक है ना, पूरा ले लिया। तो इन दोनों के केस में क्या होगा, हायर ऑफ दीज, हायर आ गई। ठीक है। अब इस हायर में से सबसे पहले हम क्या लेस करेंगे, वैकेंसी। वैकेंसी कितनी होगी, 12,000 इंटू 3। जो बच गया दैट इज योर व्हाट, एनुअल वैल्यू। अच्छा, कुछ बच्चों ने क्या कर रखा है, कुछ ऐसे भी कर सकते हैं अगर कुछ चेंज करना चाहें आप। एक्सपेक्टेड रेंट जितना भी है उसको भी 9 मंथ्स का ले लो, एक्चुअल रेंट को भी 9 मंथ का ले लो, विच एवर हाई, आप उस तरीके से भी कर सकते हो। मैंने इसको ब्रेक ना करना पड़े इसलिए मैंने इसे भी पूरा 12 मंथ्स का लिया और फिर यहाँ से 3 मंथ्स को लेस कर दिया। ठीक है, ये आ गया। अब इसके आने के बाद इस वैल्यू को मैंने यहाँ शिफ्ट किया। इसमें से क्या लेस होते हैं, म्यूनिसिपल टैक्सेस। म्यूनिसिपल टैक्सेस भी वो कितने पे कर रहा है, 12% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यूएशन। इसका 12%, तो कितना हो गया, यहाँ पे जो मैंने लिखा वो पूरी प्रॉपर्टी का लिखा है, तो जो भी आया 1/2 कर दिया। कितना आ गया, 14,640। आप अगर इसे डायरेक्टली इसका भी करते ना, ठीक है, 12%, तो ये भी सेम फिगर आती है। लेस करने के बाद मेरे पास क्या आ गया, नेट एनुअल वैल्यू। उसमें से क्या डिडक्शंस अवेलेबल होंगी, सेक्शन 24 की 30% ऑफ एनएवी। क्या इसकी कोई वैल्यू आएगी, नहीं, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, नील हो गया। इसकी आएगी, यस ऑफ कोर्स, 93,360 का 30% वैल्यू ये आ जाएगी। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, इसने कितना दिया है, 2,000 पर मंथ। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल कितना है, 2,000 पर मंथ। मेरी यूनिट्स कितनी है, 2, तो 1,000 हो जाएगा इसके लिए और 1,000 हो जाएगा उसके लिए। तो 1,000 इंटू 12, 1,000 इंटू 12, ठीक है, दोनों की फिगर आ गई। यहाँ पे मेरे पास लिमिट क्या थी कंस्ट्रक्शन की, 2 लाख। क्या ये उससे कम है, यस, तो ये पूरा का पूरा अलाउड हो जाएगा। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 12,000। इस सारे फिगर में से ये माइनस की फिगर्स को लेस कर दिया तो ये फिगर आ गई। टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, ये पॉजिटिव फिगर है उसमें से ये नेगेटिव सेल्फ एडजस्ट हो जाएगी और ये क्या होगी, एडजस्ट एज पर सेक्शन 70 ऑफ सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। इसके बाद जो डिफरेंशियल फिगर आएगी इसको मैं क्या कहूँगी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और कहाँ चली जाएगी ये, इनकेस टोटल इनकम का क्वेश्चन है तो उठ के ये टोटल इनकम में चला जाएगा। ओके, डन। चलिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक इज पीजीबीपी। ठीक है, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड। ठीक है, ये हमारा सबसे फेवरेट टॉपिक होता है क्योंकि सारी ज़िंदगी हमने इसी में काम करना है। ठीक है, इसको करने के कई तरीके होते हैं। तरीका ये कहता है कि जो भी जिस वक्त आया आप उसको उस वक्त ही एंट्री डालो और दैट हैज़ टू बी करेक्ट। बट वैसा होता नहीं, क्योंकि जो आदमी एंट्रियाँ डाल रहा है ना वो कभी चार्टर्ड अकाउंटेंट होता नहीं है। हम इतने लोअर लेवल पे क्यों काम करेंगे, वो इवन आर्टिकल भी नहीं होता। ठीक है, तो जो कर रहा है ना वो बहुत माशाल्लाह आदमी होता है, क्योंकि वो अकाउंटेंट है और वो बाहर से अकाउंट्स लर्न करके आया, तो उसको जो समझ में आया उसने कर दिया। अब हमें क्या करना है, हमने ये करना है कि उसने जो किया उसने क्या प्रॉफिट निकाल दिया, ठीक है, अब उसमें हम एडलेस करेंगे क्या नहीं होना चाहिए था और क्या होना चाहिए था, वो एंट्रीज अब हम डालेंगे और उसके बाद जो आएगा हम उसे बताएंगे कि ये है आपकी एक्चुअल में इनकम चार्जेबल जो पीजीबीपी के कहलाएगी। ठीक है, उसमें क्या चीज़ें होती हैं, वो कह रहा है आपने प्रॉफिट तो डाल दिया भाई साहब, लेकिन आपने वो इनकम्स तो डाली नहीं जो डालनी चाहिए थी, टैक्सेबल थी, आपने उनको अभी रिकॉर्ड नहीं किया। ऐसी जितनी भी फिगर्स होंगी क्या मुझे वो ऐड करनी चाहिए प्रॉफिट में, येस आई हैव टू। प्लस एक्सपेंसेस डेबिटेड टू पीएनएल बट नॉट
अलाउड, मैंने डेबिट तो कर दी लेकिन क्या वो मुझे अलाउड थी? नहीं, लेकिन वो मेरे अकाउंटेंट को नहीं पता था कि ये अलाउड एक्सपेंस नहीं है, उसने फटाफट से वहाँ डाल दिया। अब मैं क्या करूँ? वो मेरे प्रॉफिट को रिड्यूस कर रहा है। मुझे अगर वापस आना था तो मैं क्या करती थी? प्लस, ठीक है, माइनस जो इनकम क्रेडिट थी पीएनएल को, बट वो चार्जेबल नहीं थी। मैंने पीएनएल में उसे ऐड कर रखा था लेकिन वो ऐड होनी ही नहीं थी मेरे लिए, तो वो टैक्सेबल में आती ही नहीं थी। गलती हो गई ना, तो माइनस कर दो। और माइनस करो जो एक्सपेंडिचर सच में मेरे लिए डेबिट होने चाहिए थे लेकिन वो करना भूल गया या उसे पता नहीं था। वो सब करने के बाद जो आया मेरे पास वो क्या कहलाता है? इनकम चार्जेबल अंडर दी हेड पीजीपीपी। ठीक है, पीजीपीपी में व्हाट आई फील इज कि डेप्रिसिएशन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम सिर्फ उसी को एक को करेंगे। ठीक है, उसमें डेप्रिसिएशन हमारा किस में आता है? सेक्शन 32। डेप्रिसिएशन किसको मिलता है? जो ऑनर होगा, ऑनर को मिलेगा। और जिसने उस चीज़ को, जिसका भी वो ऑनर है, चाहे वो प्लांट एंड मशीनरी है, चाहे वो कुछ भी है जो बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ हुआ। मेरी गाड़ी है, मैंने घर में जाके रख ली, या मेरा प्रिंटर था मैं घर के लिए यूज़ कर रही हूँ, क्या मुझे डेप्रिसिएशन क्लेम मिलेगा? नहीं। आप बिजनेस पर्पज़ के लिए अगर यूज़ करते हो तो ही डेप्रिसिएशन होगा। ये सेक्शन 32 की कंडीशन थी। डेप्रिसिएशन कंप्यूट करते वक्त दो तरीके होते हैं, दो मेथड से, WDV एंड स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, ज़्यादातर क्या फॉलो होता है? WDV। ठीक है, WDV का कंप्यूट करने का तरीका होता है ओपनिंग WDV कितना है प्लस एनी कॉस्ट ऑफ एसेट जो हमने ड्यूरिंग द ईयर परचेज किया है, किसी भी वक्त की हो। अगर वो 6 महीने 180 डेज से ज़्यादा है तो फिर हम उसको, 180 डेज से कम है तो हम उसे 50% ऑफ जो भी उसका रेट रहता है डेप्रिसिएशन का वो लेते हैं। अगर उससे ज़्यादा है तो हम उसे वो ले लेते हैं। माइनस क्या करेंगे? मनी रिसीव्ड या फिर स्क्रैप यानी कि सोल्ड। अगर मैंने ड्यूरिंग द ईयर अपनी कोई भी असेट सोल्ड की है, मशीनरीज जो मेरे बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही है, तो उसकी जितनी भी फिगर आई है, जो स्क्रैप वैल्यू जो कुछ भी है, वो मैं इसमें से माइनस करती हूँ। तो क्या आता है? WDV। परसेंट जो भी रहेगा, ये ब्लॉक है, हर ब्लॉक का अपना एक परसेंट होता है, हर एसेट का ब्लॉक बनता है, फर्नीचर का अलग बनता है, मशीनरी का अलग बनता है, सिमिलर परसेंटेज वाली एसेट्स के ब्लॉक बनते थे, राइट। तो जो भी आएगा क्लोजिंग WDV ये मेरे लिए होगा। ठीक है, अब अगर मैंने कंप्यूट किया है डेप्रिसिएशन, कंप्यूट कर रही हूँ, लेकिन मेरा ब्लॉक जो है वो सीज टू एग्जिस्ट कर जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि ये कैपिटल गेन को टच कर जाता है। ठीक है, अगर मेरा ब्लॉक ही नहीं बचता, वो कब हो सकता है कि मेरा ब्लॉक नहीं बचा? वो तब हो सकता है अगर मेरी सेल्स प्राइस ज़्यादा है, WDV प्लस एसेट्स जो भी मैंने ड्यूरिंग द ईयर परचेज की, तो वो मेरे लिए क्या होगा? शॉर्ट टर्म। ये शॉर्ट टर्म क्यों था? ये लॉन्ग टर्म क्यों नहीं था? एसेट्स तो सारी लॉन्ग टर्म तो होती हैं, ये शॉर्ट टर्म क्यों कहलाएं? जब भी WDV की बात करते हैं तो हमेशा कैप गेन शॉर्ट टर्म का नेचर ही होता है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। लेकिन अगर मेरी सेल्स प्राइस कम है लेकिन WDV और एसेट एक्वायर्ड इससे, इसका मतलब कुछ बच गया, सेल प्राइस के बाद भी बच रहा है। लेकिन ये कंडीशन कब होती है? मैंने एसेट लेकिन सारी बेच दी, मेरी WDV प्लस एसेट एक्वायर ड्यूरिंग द ईयर सब कुछ मिला के मेरी सेल प्राइस से कम है, तो वो जब ब्लॉक ही खत्म हो गया, कोई एसेट ही नहीं बची, तो वो मेरे लिए क्या है? वो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है। ठीक है, क्या मेरे लिए इनका कोई सेट ऑफ्स या कुछ अवेलेबल होता है? वो कह रहा है यस, ये जो डेप्रिसिएशन है ये जब भी आप कंप्यूट करते हैं तो इसका आपको आगे चल के n नंबर ऑफ ईयर्स तक आपको सेट ऑफ अलाउड होता है। और ये सेट ऑफ आप कहाँ कहाँ से कर सकते हैं? इसका क्या नाम देते थे हम? एन अब्जॉर्व डेप्रिसिएशन। पहले तो करंट ईयर बिजनेस में से सेट ऑफ होता है, फिर भी डेप वो ना हो तो फिर हम इसको ले जाते हैं अगले सालों में कैरी फॉरवर्ड करके बिजनेस में से या बाहर दूसरी इनकम में से हम इसे सेट ऑफ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेकिन ये पूरा सेट ऑफ जब तक खत्म नहीं हो जाएगा ना डेप्रिसिएशन, तब तक हम इसे छोड़ देंगे। स्ट्रेट लाइन मेथड में सेम कॉन्सेप्ट होता था। अगर हम देखें इसमें इन्हीं फिगर्स को हम क्या बोलते हैं? अगर हम बोलें इसमें भी सीज टू एग्जिस्ट है बैलेंसिंग चार्ज इन केस अगर आपकी सेल्स प्राइस ज़्यादा है, और अगर सेल्स प्राइस कम है तो उसको हम क्या बोल रहे थे? टर्मिनल डेप्रिसिएशन। ठीक है, ये है आपकी मेजरली मोटा मोटा डेप्रिसिएशन का कवरेज। जर्नल डिडक्शंस, जर्नल डिडक्शंस कौन सी होती हैं? जो हम P&L में डेबिट साइड में लिखते हैं, वो सारे के सारे। ठीक है, वो डिडक्शंस कौन कौन सी डिडक्शंस होती हैं? 37 सेक्शन की। वो कैपिटल नेचर नहीं होनी चाहिए, पर्सनल नेचर नहीं होनी चाहिए, और हर तरीके से वो बिजनेस एंड प्रोफेशन पर्पस के लिए यूज होनी चाहिए। और 30 से 36 सेक्शन के बीच में उनका नाम नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसमें तो अपनी सेक्शन वो अपनी बातें करते हैं ना, कौन है, कैसे मिलेगा, कैसे नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर इससे बाहर है तो वो जर्नल डिडक्शंस में कवर होता है। ठीक है, सेक्शन 44A ये है कंपल्सरी ऑडिट ऑफ अकाउंट्स। क्या किसी को अपने अकाउंट्स ऑडिट करना ज़रूरी है? यस। कब होता है उसे ज़रूरी? दो तरीके की बात करते हैं, या तो वो ट्रेडर है या वो प्रोफेशनल है। अगर वो ट्रेडर है तो उसकी टोटल सेल या रिसीट अगर मोर देन 1 करोड़ है,
फॉर प्रीवियस ईयर, तो उसके अकाउंट्स ऑडिट होना कंपलसरी है। और अगर वो कोई प्रोफेशनल है तो उसकी ग्रॉस रिसीट्स कितनी होनी चाहिए, 25 लाख से ऊपर की। मैं ग्रॉस रिसीट्स की बात कर रही हूँ, मैं उसमें से कोई डिडक्शंस की बात नहीं कर रही थी, हम डिडक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे इनकम की बात कर रहे हैं। अगर टोटल रिसीट्स इतनी हैं तो दैट पर्सन इज लाइबल टू व्हाट, कंपल्सरी ऑडिट। वेरी गुड। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जो है, इसमें जो किसी हेड में नहीं आया ना वो सब बचा कुछ यहाँ आ गया। जैसे मोटा मोटा जो मैं एक चीज़ पढ़ाना चाहती हूँ वो गिफ्ट है, गिफ्ट को लेकर के कई बार पॉइंट्स आ जाते हैं। बाकी सब ऐसे हैं जो हमने मोस्टली सुना होता है और हम उनकी कर लेते हैं, ठीक है, कैसे अटेंड करना है। अगर गिफ्ट है, कोई सम या कोई प्रॉपर्टी, कुछ भी है, गिफ्ट किसी भी नेचर का है, तो वो कहाँ आ रहा है, अदर सोर्सेज में। सम मतलब कैश हो गया, प्रॉपर्टी मीन्स लैंड, किसी ने घर गिफ्ट कर दिया, किसी ने गाड़ी गिफ्ट कर दी, कुछ भी है। अगर वो बिना किसी कंसिडरेशन के, अगर मैंने पैसे दिए और मुझे चीज़ मिल गई, तो क्या वो गिफ्ट है? नहीं, वो गिफ्ट हो ही नहीं सकता। गिफ्ट कब कहलाता है, मैंने कुछ नहीं दिया और सामने वाले ने मुझे दे दी चीज़। ये इंडिविजुअल और एचयूएफ की बात कर रही है। अगर इनकी वर्थ कितनी है, 50,000 से ऊपर की, तो दिस इज टैक्सेबल। और टैक्सेबल कहाँ हो रहा था, वो अदर सोर्सेज। वेरी गुड। एक्सेप्शंस क्या होंगे? अगर आपको गिफ्ट मिल भी रहा है, वो 50,000 से ऊपर का भी है और आपने कोई कंसिडरेशन भी पे नहीं किया, तो भी आपको वो टैक्स के लिए मना कर रहे हैं, तो वो कौन सी कंडीशन हो सकती है? वो सिर्फ एक कंडीशन है, जब लोग हलाल होते हैं। वो क्या होता है? या तो उसकी मैरिज हो रही हो, या वो विल से ले रहा हो, इनहेरिट कर रहा है, ठीक है, या किसी की डेथ होगी जाते उसने दे दिया, या लोकल अथॉरिटी। आपको लोकल अथॉरिटी खुद पता है उसने 50,000 से ऊपर की कोई गिफ्ट देनी नहीं, लेकिन फिर भी उसने अपनी इज्जत रखने के लिए नाम लिखवा लिया, ठीक है। तो इनमें से कोई भी कंडीशन होते हैं जो एक्सेप्शनल हैं, तो इन केसेस में दिया हुआ गिफ्ट कभी भी टैक्सेबल नहीं होता। गुड। नेक्स्ट टॉपिक इज क्लबिंग। क्लबिंग में से मैंने इसी को उठाया क्योंकि बाकी जो भी क्लब होते हैं वो जनरली हमें सब ऑन एन एवरेज पता है। हमें जो रिवाइज करना ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है, इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड। माइनर चाइल्ड कौन होता है? 18 ईयर्स से नीचे का बच्चा जो होता है वो माइनर कहलाता है। 64(1)(a, क्योंकि ये थ्योरी में भी पूछा जाता है, अगर एक माइनर चाइल्ड है तो क्या वो इनकम जनरेट कर सकता है? ऑफकोर्स कर सकता है। आजकल के तो माइनर ही इनकम जनरेट कर रहे हैं, बड़े तो करते ही नहीं है। या तो वो आर्टिस्टिक नेचर के होते हैं, या वो फिल्मों में काम कर रहे हैं, या वो प्लेस कर रहे हैं, म्यूज़िक प्ले, सिंगिंग, देखते हो भरमार लगी पड़ी है, इतने सारे शोज़ होते हैं, उसमें सब बच्चे हैं, डांस कर रहे हैं, उनको जो कुछ भी मिल रहा है वो उनके लिए क्या है? अर्निंग्स हैं। अब हमारा इनकम टैक्स ये कहता है कि इंडिविजुअल जो है वो मेच्योर होना चाहिए, ठीक है, उसके ऊपर तभी टैक्स अप्लाई करता है, मतलब वो एडल्ट होना चाहिए, 18 अबव होना चाहिए, तभी लगेगा। तो इनका क्या करें? इनकम तो इन्हें भी है, और एक्चुअली इनकी इनकम को कौन ले रहा होता है? पेरेंट्स ले रहे हैं। तो कह रहे हैं देखो भाई, हम एक लिमिट तक तो छोड़ सकते हैं, उसके बाद तो समझो। और आजकल तो मोदी जी हैं, मोदी जी तो कहते हैं कि हमें और पैसा चाहिए हमारे काम को करने के लिए, ठीक है, पैसे की कितनी कमी है। तो ये खैर उनके बहुत पहले से है ये प्रोविजनिंग, तो मैं उनको नहीं ब्लेम कर रही, कांग्रेसियंस ने चलाया था कभी। वो कह रहा है जब मैंने क्लबिंग करनी है तो क्लबिंग करते वक्त क्या ध्यान रखना है? मोटा मोटा क्लब होगी पेरेंट के इनकम में। किस पेरेंट की? जिसकी इनकम हायर होगी। फ़ायदा क्या है? उसकी पहले इनकम हायर है तो इसकी इनकम ऐड होके टैक्स में आ ही रहा है, लेकिन स्लैब हो सकता है बढ़ जाए। जिसकी कम है उसको मैं दे के क्या करेंगे, ठीक है। दूसरा वो कह रहा है कि लेकिन कुछ क्रिटिकल केसेस हैं, उसमें मुझे नहीं समझ आ रहा कि मुझे किसकी इनकम में उसे क्लब करना चाहिए। मान लो पेरेंट्स डिवोर्स्ड हैं, जिसकी इनकम हायर है उसके साथ तो बच्चा रहता ही नहीं, तो किसकी इनकम में उसे क्लब करूं? जिसके साथ बच्चा रह रहा है उसकी, ठीक है, डाइवोर्स्ड है, तो जिसके साथ वो रहेगा उसकी इनकम में क्लब होगा। अब चाहे उसकी इनकम दूसरे से कम हो, या फिर उसके पेरेंट्स है ही नहीं, दोनों ही नहीं है, मदर फादर कोई नहीं है, वो बेचारा एक बच्चा है जो अनाथ आश्रम में या कहीं रह रहा है, क्या उसमें टैलेंट नहीं हो सकता? बिल्कुल, उनमें ज़्यादा टैलेंट होता है। उसकी इनकम कहाँ क्लब करेंगे? उसकी इनकम कभी क्लब नहीं होगी। उसका एक लीगल गार्जियन या लीगल हायर फाइनल किया जाएगा, और वो तब तक उसके लेवल पे टैक्सेस पेयर करेगा, ठीक है। 1,500 रुपये से ऊपर की अगर आती है, या फिर सच इनकम क्लब्ड, मैंने जो इनकम क्लब की, इन दोनों में से जो भी कम होगा उतनी फिगर उन्होंने हमें एग्जाम्पशन दिया है। ऐसा नहीं है उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई बच्चों को भी हम एग्जाम्पशन देते हैं, कह रहे हैं दे रहे हैं 1,500 रुपये, आप चाहो तो इतने तक की एग्जाम्पशन आप ले सकते हो। 1,500 रुपये तक अगर आपकी इनकम में क्लब हो रहा है तो फिर हम कोई टैक्स नहीं लेंगे, ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा में हम छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। ये क्लबिंग थी, ठीक है। इसके बाद सेट ऑफ है। सेट ऑफ का एक मेजर रूल था। सेट ऑफ ये कहता है कि आपका जो भी लॉस है पहले वो सेम हेड से
सेट होगा। अगर वो सेम हेड से सेट नहीं होता तो फिर वो क्या होगा, इंटर हेड सेट होगा, दूसरे हेड्स में जाकर के सेट होगा, ठीक है। और तब भी नहीं होता तो हम उसे क्या करते हैं, कैरी फॉरवर्ड। हर एक लॉस के लिए और हर एक तरीके के जो भी डेप्रिसिएशन हैं उनके लिए अलग अलग ईयर्स हैं कि आप कितने साल तक उन्हें सेट ऑफ कर सकते हैं, उसके बाद वो एक डेड लॉस होता है तब भी अगर वो सेट ऑफ नहीं हुआ, ठीक है। इसमें एक ही एक्सेप्शन था, एक्सेप्शन ये कहता है कि जो आपके लॉसेस होते हैं, लॉटरी विनिंग्स एंड ऑल, या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस, वो आपके सैलरी में से वो सेट ऑफ नहीं देते हैं, बाकी सारे हेड्स में से आप उसे सेट ऑफ ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक इज डिडक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। ये चैप्टर क्या कहलाता है, 6A, इसमें डिडक्शंस होती हैं 80C से 80U तक की। इसका एक्सेप्शन क्या होता है, एक्सेप्शन क्यों कह रहे थे हम ये कह रहे थे कि डिडक्शन जो है ना वो पूरी टोटल इनकम में से मिलती है, यही कह रहे थे ना हम, लेकिन इन चीज़ों को बाहर रख के, ठीक है। टोटल इनकम को अब हमने डिवाइड कर दिया, टोटल इनकम जितनी है उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बाहर निकाल दिया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बाहर निकाल दिया, विनिंग फ्रॉम लॉटरी क्रॉसवर्ड पजल्स वो बाहर निकाल दिया, उसके बाद जो टोटल इनकम बनी उसमें से ये डिडक्शंस अवेलेबल है हमारे पास 80C से 80U, इनमें से नहीं है। क्लियर है, ठीक है, यही था ना। अब फास्टेस्ट वे में हम इसको कर लेते हैं, क्योंकि हमने ये डिडक्शंस पूरी डिटेल्स उसमें लिखनी नहीं होती, क्वेश्चन में तो परफॉर्म करनी है। 80C सबसे फेमस किस चीज़ की थी, LIC, PF, NSC, कितने थे वो, 13-14 पॉइंट्स थे। इन्वेस्टमेंट, ट्यूशन फीस वगैरह वगैरह, कितनी लिमिट थी, हायर 1,50,000। 80CCC इन्वेस्टमेंट पेंशन फंड में, ठीक है, ये कितनी है, 1,50,000। 80CCD पेंशन स्कीम कितनी होगी, 1,50,000। इसका मतलब क्या था कि 80C, 80CC और 80CCD इन सबको मिला करके मेरे को 1, 2, 3, 4,50,000 की रिडक्शन मिल रही है, नहीं, ये तीनों मिला करके, अगर मेरा तीनों में भी कंट्रीब्यूशन है, तीनों मिला के 1.5 लाख से ऊपर की मेरे पास डिडक्शन नहीं है। या तो इंडिविजुअली मैं इसी को चेक करी थी तो 1.5 लाख है, या इसी को करी थी तो 1.5 लाख है, इसी को करी थी 1.5 लाख है, सब में है तो टोटल मिला के 1.5 लाख की डिडक्शन मेरे पास अवेलेबल है। इसका मतलब 80C, 80CCD, 80CCC, ठीक है, ये तीनों 1.5 लाख की एग्जम्पशन रखते हैं। 80D किसका लेते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, कितनी थी, 25,000। सीनियर सिटीजन 30,000, वेरी गुड। इफ कैश पेमेंट डिडक्शन नॉट अलाउड, आप कैश पेमेंट नहीं कर सकते जब आपको डिडक्शन चाहिए। कैसे वो भरोसा करेंगे, कैश पेमेंट तो आप कभी भी कोई डमी एंट्री मरवा सकते हो, है ना, और हमारे देश में तो कितना चलता है। यहाँ सीनियर सिटीजन का मतलब क्या था, 60 ईयर से अबव। 80U किस चीज़ का था, डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी किस तरीके की, एनी, सीवियर और वो, उसमें 75,000 फॉर नॉर्मल, और सीवियर के लिए क्या था, 1,25,000। क्या आपने कितनी अमाउंट पे की ये मैटर करता है, नहीं, ये इस चीज़ को मैटर ही नहीं करता कि एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना हुआ। इन एनी केस अगर आपको डिसेबिलिटी है तो 80U की डिडक्शन आपको 75,000 की अदरवाइज, और 1,25,000 की सीवियर डिसेबिलिटी की वजह से मिलने वाला है। 80 किसके लिए था, इंटरेस्ट ऑन लोन, कौन सी, हायर स्टडीज़, बड़े बच्चे करते हैं ना हायर स्टडीज़, फिर वो लोन उठाते हैं, तो क्या हम उस लोन की रिपेमेंट कर रहे होते हैं, नहीं। क्या हम उस इंटरेस्ट की रिपेमेंट कर रहे होते हैं, नहीं। जब हमारी एजुकेशन खत्म हो जाती है, हमारी जॉब लग जाती है, फिर हम जाके कहते हैं गवर्नमेंट को कि अब हम इंटरेस्ट देना चालू करेंगे, जिस साल से मैं इंटरेस्ट देना चालू करूँगी उस साल से 80 अप्लाई करता है। मैंने अगर इंटरेस्ट ही नहीं दिया तो 80 किस लिए बेनिफिट मिलेगा मुझे, नहीं। क्या प्रिंसिपल अमाउंट का भी मुझे बेनिफिट मिल रहा था, नहीं। प्रिंसिपल अमाउंट जो भी है, अगर हायर स्टडीज़ के लिए मैंने लोन लिया है उसका मुझे कहीं भी डिडक्शन नहीं मिलता, ठीक है। यहाँ सिर्फ बात किसकी होती है, इंटरेस्ट की, पूरे इनकम टैक्स में प्रिंसिपल अमाउंट की बात नहीं होती। यहाँ पे जो आता है क्या, उसकी कोई लिमिट है, वो कह रहा है नो लिमिट्स। सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है, क्या, कि आपको 8 ईयर्स तक ही ये बेनिफिट मिल सकता है। ये डिडक्शन कितने सालों के लिए मिलेगी, 8। आप सोचते हो मैं 12 साल का पूरा चला दिया, 12 साल तक मैं इंटरेस्ट दिए जा रहा हूँ, देते रहो, आप चाहे 20 साल में ख़त्म करो, लेकिन आपको डिडक्शन कब तक मिलेगी, 80E। whatever amount you have paid will be available as deduction. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिडक्शन है, लेकिन आजकल थोड़ी सी फेवरेट कम है इंस्टीट्यूट की, 80G। 80G क्या थे, डोनेशंस, ठीक है। इसके 4 पॉइंट्स थे डोनेशंस के, क्या थे 4 पॉइंट्स, वो कह रहा था कि मैं आपको डिडक्शन दूंगा, कैसे, 100% जितनी आपने डोनेशन दे दी, 50% ऑफ जितनी आपने डोनेशन दे दी, क्वालिफाइंग लिमिट के साथ और क्वालिफाइंग लिमिट के बगैर।
ये थी ना कंडीशन। तो पहले एक पॉइंट था, 23 पॉइंट्स थे उसके अंदर, वो ऑन एन एवरेज सारे डोनेशंस किसको हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडीज़ को। अगर आपने उनमें से किसी को, मतलब आपने अगर गवर्नमेंट के खाते में कोई डोनेशन दे दी है तो उस केस में आपको 100% डिडक्शन मिलती है। आपने 2 लाख दिए 2 लाख, आपने 10 लाख दिए 10 लाख, कोई क्वालिफाइंग लिमिट नहीं लगती उसके साथ, ठीक है, क्योंकि भाई गवर्नमेंट के खाते में जा रहा है, उसको तो पैसे चाहिए। कह रही मैं तो इसको अनकरेज करना चाहता हूँ और मुझे पैसे दो। फिर ये दूसरी बॉडी है, ये कह रहा है 50% दूंगा, क्यों, अब तो हम इसे वैसे भी रिलेट कर सकते हैं, 50% क्यों, मोदी जी कहते हैं मुझे ये परिवार नहीं पसंद, ठीक है। तो इधर अगर आपने कोई कंट्रीब्यूशन किया है, देखो मुझे देना तो पड़ेगा, लेकिन मैं अपने बराबर तो नहीं दे सकता, तो उसने यहाँ पे कितना दिया, 50%। क्या कोई क्वालिफाइंग लिमिट लगाई थी उसने, नो। कौन कौन से, जवाहरलाल नेहरू, PM ड्रॉट रिलीफ फंड, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी फाउंडेशन, ठीक है, इन सब के केस में अगर आपने कोई भी डोनेशन दिया है तो 50%, 2 लाख दिया 1 लाख, 50 लाख दिया है 25,000, लेकिन कोई क्वालिफाइंग लिमिट नहीं, स्ट्रेट अवे आपको वो डिडक्शन मिल जाएगी। सी, अब ये क्वालिफाइंग लिमिट है, वो कहता है 100% ऑफ क्वालिफाइंग लिमिट, जितना भी क्वालिफाइंग लिमिट आई उसका 100%। किन केसेस में, अगर आपने डोनेशन दी है फैमिली प्लानिंग के लिए, या फिर आपने किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए कोई डोनेशन दी है, ये आपकी थी क्वालिफाइंग लिमिट के साथ 100%। 50% कब थी, इसमें थोड़े से लंबे थे, आपने किसी लोकल अथॉरिटी को दिया है, आपने टेम्पल्स में दिया है, चैरिटेबल ट्रस्ट को दिया है, हाउसिंग सोसाइटीज़ के लिए दिया है, 50% ऑफ क्वालिफाइंग लिमिट। और क्वालिफाइंग लिमिट क्या थी, क्वालिफाइंग लिमिट वॉज वेरी सिंपल, वो ये कहती थी ग्रॉस टोटल इनकम अब आपने एडजस्ट करनी है। एडजस्ट का मतलब क्या था, एडजस्ट का मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बाहर निकाल दो ग्रॉस टोटल इनकम से। डोंट फॉरगेट, हम टोटल इनकम की बात नहीं कर रहे। अभी पीछे हमने जब किया था तो हमने कहा था कि आपको ये डिडक्शन मिलने के लिए ये सब बाहर निकल जाते हैं, है ना। यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, ग्रॉस टोटल इनकम से हम ये चीज़ें बाहर निकाल देंगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। बट 80G तो आप कैलकुलेट कर ही रहे हो, क्या इसे भी लेस करेंगे, नहीं, इसे हम लेस नहीं करेंगे। 80G को छोड़ के बाकी अगर कोई भी डिडक्शन है वो सारी लेस कर दो, जो आया वो आपका एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम होता है। इसका 10% इज़ दी क्वालिफाइंग लिमिट, और जो क्वालिफाइंग लिमिट हो गई उसका 100% आपके लिए अवेलेबल है एज डिडक्शन। अब आपने कितनी कर रखी है उतनी अवेलेबल होगी। मान लो ये सारा कैलकुलेट करके आता है 1 लाख रुपए, लेकिन आपने फैमिली प्लानिंग को 50,000 दे रखा है, तो आपके लिए अवेलेबल डोनेशन कितनी होगी, जो डिडक्शन के लिए 50,000। एट एन हायर साइड आपको 1 लाख का मिल सकता है। क्लियर। हाँ जी स्टूडेंट्स, ये है TDS टॉपिक। TDS वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये 7th क्वेश्चन जो आपका होता है, मोस्टली 7th क्वेश्चन में आपको TDS ही नज़र आएगा। आपका 7th क्वेश्चन में आपको बोलती हूँ ज़रूर अटेम्प्ट करिएगा, वो सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। उसमें आपके पास TDS एडवांस रूलिंग, बस यही सब कुछ होता है जो आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। TDS सर्टिफिकेशन होता है 2 तरीके से, 16 फॉर्म में, 16A फॉर्म में। 16 फॉर्म किसके लिए होता था, सैलरी। 16A किसके लिए होता था, अदर्स, जिनको सैलरी से अलावा अगर किसी को भी आपने TDS का सर्टिफिकेट देना है तो किससे फॉर्म में दे रहे थे, 16A। ड्यू डेट्स क्या थी, ड्यू डेट्स कहती हैं 200 सेक्शन। वो कह रहा है कि आपने TDS डिपॉजिट कब करना है, आपने पे उसकी काट तो लिया TDS, डिपॉजिट करने की लाइबिलिटी कब की है, जिस महीने में भी आपने डिडक्ट किए हैं उससे नेक्स्ट महीने के 7 दिन के अंदर अंदर, 7th इज द आउटर लिमिट ऑफ नेक्स्ट मंथ इज द पेमेंट ड्यू डेट। ठीक है। क्या हमें रिटर्न भी फाइल करनी पड़ती है, ऑफ कोर्स हमें साल में 4 बार रिटर्न फाइल करनी पड़ती हैं, और वो क्वार्टर्स में डिवाइडेड हैं। और क्या उसकी आउटर लिमिट है, पहला क्वार्टर कब तक खत्म होता है, अप्रैल मई जून, 3 महीने का क्वार्टर है ना, जून खत्म हुआ, आपकी रिटर्न कब चली जानी चाहिए, 15 जुलाई आउटर, 30 सितंबर, 15 अक्टूबर, 31 दिसंबर, 15 जनवरी, 31 मार्च, 31 मार्च, क्या 31 मार्च नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। यही एक हमारे पास बेनिफिट है, 15th ऑफ मई। ठीक है, ये सारी 15 हैं, ये सारे 30 हैं, जो 31 का महीना है वो है। आपने क्वार्टर कैलकुलेट करना है, क्वार्टर 3 मंथ्स का होता है, साल में 4 क्वार्टर होते हैं हमारे पास। ठीक है, अगर आपने ये डिपॉजिट कर दिया या नहीं किया, आपने डिडक्ट कर लिया, डिपॉजिट नहीं किया, आपको डिडक्ट करना था, आपने डिडक्ट नहीं किया, क्या कोई पेनल्टी है, येस, 100 रुपीज़ पर डे आपकी पेनल्टी होगी। ठीक है, आप यू विल बी लाइबल टू पे दिस थिंग। ठीक है, सेक्शन 201 ये भी इंपॉर्टेंट है, ये कहता है क्या लेट पेमेंट
मैंने पेमेंट डिडक्ट तो कर ली, मेरी ड्यू पड़ रहा था नेक्स्ट मंथ की 7th को, लेकिन मैं पे नहीं कर पाया फॉर सम रीजंस, क्या उस केस में मेरे ऊपर कुछ पेनल्टीज या मुझे क्या कुछ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा? यस, वो कह रहा है अगर आप डिडक्ट करने में फेल हो जाते हो तो 1% पर मंथ ऑफ दैट अमाउंट, और वो कब तक? जब तक आप उसे पे नहीं कर देते, एंड पार्ट देयर ऑफ। ठीक है, अगर आपने पे, वो फेल नहीं हुए, आप उसे डिडक्ट करने में डिडक्ट तो कर लिया लेकिन आप पे नहीं कर पाए फॉर सम रीजंस, क्या हो जाएगा? 1.5। अच्छा, ये डिफरेंस क्यों है? वो कह रहा है अगर तुमने डिडक्ट ही नहीं किया तो मतलब तुम्हारी जेब में भी कुछ नहीं आया, तो कोई बात नहीं 1%। अब तुम डिडक्ट कर चुके हो, मतलब यू आर यूजिंग दैट मनी, और वो मनी किसकी है? गवर्नमेंट की, लेकिन आपने उनको दिया ही नहीं, उसकी पेनल्टी है ये 0.5। वो कह रहा है 1.5% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ, यू हैव टू बियर दिस पेनल्टी, ये इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। अच्छा, ये जो इंटरेस्ट मैंने पे किया कॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, तो क्या मुझे, अगर मैं एक कंपनी हूँ, ठीक है, तो क्या मुझे इसका डिडक्शन मिल रहा था? नो, पेनल्टीज और इंटरेस्ट के कभी भी डिडक्शंस नहीं मिलते। अब हम फटाफट से करेंगे जो भी TDS हैं, वो कई सारे सेक्शंस हैं, उसमें क्या क्या TDS किस किस के ऊपर लगता है। अगर आपने सैलरी पे TDS काटा, ठीक है, कौन सा सेक्शन बोलता है? 192। वो कह रहा है कि TDS सैलरी पे कटेगा कैसे, कैसे कैलकुलेट करोगे आप, कब कंप्यूट करते हैं हम? हमारी मैक्सिमम एग्जाम्पशन लिमिट क्या है, उससे ऊपर अगर आपकी इनकम जा रही है तो हम पूरा साल की इनकम कंप्यूट करते हैं कितनी है, और जो पेबल बनती है उसके हिसाब से हम देते हैं कि हाँ वी आर कमिंग अन टू दिस TDS ब्रैकेट, तो हम उसे लेस करते हैं। ठीक है, TDS ऑन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ कौन सा सेक्शन है? 193। और ये सारे नॉर्मली ना एक सेक्शन को छोड़ के सारे रेजिडेंट्स के लिए ही अवेलेबल होते हैं TDS। 193 क्या बोलता है? इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, क्या रेट होता है? 10%। क्या इसका कोई एक्सेप्शन है? यस, अगर आप नोटिफाइड सिक्योरिटीज़ ले रहे हो या डीमेटलाइज्ड फॉर्म में ले रहे हो, या आपका इंटरेस्ट जो है वो 5,000 से लेस है उस केस में, और चेक से पे किया गया, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है, और एक पब्लिक कंपनी ने इशू किया है, अगर ये कंडीशन है तो आपका TDS डिडक्ट नहीं होता। गवर्नमेंट आ गई ना बीच में, इसलिए TDS कैसे लेस होगा? ठीक है, 194 सेक्शन किसका है? डिविडेंड का। डिविडेंड अगर पे किया जा रहा है किसको? रेजिडेंट को, कितना परसेंट लगेगा? स्ट्रेट अवे 10%, ज़्यादातर 10% रहेगा, लेकिन TDS नहीं होगा अगर 2500 की वैल्यू है। और पेमेंट कैसे हुई है? अकाउंट पे चेक से। 94A ये किसके लिए था? इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ के अलावा। ठीक है, तो रेजिडेंट है ऑल। इंडिविजुअल और HUF के केस में तब होगा अगर वो ऑडिट की कैटेगरी में फॉल करते, प्रीवियस ईयर की उसकी इनकम ऑडिटेड है तो 10%, और अगर 5,000 से नीचे है तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। बैंकिंग के केस में कितना होगा? 10,000। ठीक है, 194B ये किसके लिए था? हाँ, विनिंग, यस, वेरी गुड, ये सबको याद रहता है। क्यों? क्योंकि ये सारे उल्टे काम तो बच्चों ने कसम खाई है करने के लिए। क्या ये किसी के लिए भी अवेलेबल होता है? यस, एनी पर्सन। और कितना? 30%, हाईएस्ट। वाई? क्योंकि वो कहता है मेहनत तो तुमने की नहीं, तुमने कमाया तो हमें भी कमाने दो। 194B विनिंग, कितना है TDS रेट? 30%। क्या यहाँ पे भी कुछ एग्जाम्पशन है? यस, वो कह रहा है 10,000 से नीचे है अगर लॉटरी और कार्ड के केस में, नो TDS। 5,000 से नीचे अगर हॉर्स रेस में, नो TDS। ये अमाउंट्स बहुत छोटी हैं गवर्नमेंट के लिए, वो कह रहे हैं इसमें जो आएगा उसमें हमारा खर्चा पानी ज़्यादा हो जाएगा कलेक्ट करने में। 194C किसके लिए है? पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स या सब कॉन्ट्रैक्टर, कुछ भी हो दोनों के केस में। इंडिविजुअल HUF BIO के केस में अगर अकाउंट ऑडिटेड है, बाकियों के केस में कितना होगा? 1% इंडिविजुअल या HUF को पेमेंट हो रही है, 2% इन केस ऑफ अदर्स को पेमेंट हो रही है। ठीक है, 194 सेज दिस। TDS कब नहीं डिडक्ट होता? अगर टोटल पेमेंट जो है वो 75,000 या उससे नीचे की है कलेक्टिवली, और वन टाइम पेमेंट कितनी है? 30,000। इंडिया इंडिविजुअल HUF फॉर पर्सनल यूज़ अगर करता है तो कोई TDS नहीं कटेगा। ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर अगर करता है और पैन फर्निश कर देता है तो कोई TDS डिडक्ट नहीं होगा। ये बहुत नॉर्मल सा सेक्शन है, हमने हमेशा देखा है, कॉन्ट्रैक्ट्स तो हम करते ही हैं। लाइक मेरे पास TDS का सर्ट वो चल रहा है एक पैकेज, तो वो आता है, वो मेरे से साल में कुछ अमाउंट लेके जाता है, तो मुझे उसका TDS काटना है, चाहे वो मुझसे मंथली पेमेंट ले रहा है। मुझे क्या देखना है कि वन टाइम पेमेंट क्या उससे 30,000 से ऊपर हो रही है, नहीं हो रही ना, तो वन टाइम छोड़ दो। अब क्या मैंने उसको टोटल जो साल में दिया वो 75,000 को क्रॉस कर रहा है, अगर नहीं कर रहा 75,000 को क्रॉस, तो इसका मतलब उसका TDS कभी नहीं कटना। ठीक है, ये आप तब करते हो कैलकुलेशन जब आपका साल शुरू होने वाला है कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो आपके साथ कनेक्टेड हैं और जिनकी पेमेंट्स इन लेवल्स को इंक्रीज
एक्सीड कर रही है, सॉरी, ठीक है, तभी कर लेते हो। ठीक है जी, 194E। अब हम खुश हो जाते हैं क्योंकि अब हम खात्मे की तरफ हैं, ये हमारा लास्ट टॉपिक है ना, विल बी हैप्पी। इसके बाद हम एक क्वेश्चन करेंगे टोटल इनकम का और विल बी फ्री। 194E ये किसके लिए है? नॉन रेजिडेंट। मैंने कहा था नॉन रेजिडेंट के लिए होगा। और ये नॉन रेजिडेंट का हमसे क्या लेना देना होगा? अगर ये स्पोर्ट्समैन है या फॉरेन एंटरटेनर है या स्पोर्ट्स एसोसिएशन से पर्सन, क्योंकि ये लोग आते जाते रहते हैं ना हमारे पास, तो इनके केस में हमारे पास क्या रेट होगा TDS का? 20% प्लस सरचार्ज सॉरी इफ एप्लीकेबल, प्लस EC प्लस SHEC। कोई एग्जाम्पशन है? नो। हमें क्या लेना उनसे, वो आ गए हमारे देश में, तो हमें ये है कि हमारा करेंसी बाहर नहीं जानी चाहिए भैया, हमें पे करनी है तो मैक्सिमम हमें ही दे जाओ। दो जगह हमने पढ़ी है जहाँ मोटा मोटा बहुत बड़ा TDS आ रहा है, एक तो विनिंग 30% और एक ये नॉन रेजिडेंट कितना है? 20%। ठीक है। 194G TDS ऑन कमीशन एटसेट्रा ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स। कमीशन मत कंपेयर करना है इसको, जो नॉर्मल कमीशन वाला सेक्शन होता है। 194G कौन सी कमीशन की बात कर रहा है? जो हमने लॉटरी टिकट बेची हैं उसके ऊपर कमाया गया कमीशन कितना? 10%। लेकिन अगर आपने 1000 से नीचे कमाया है तो उसके ऊपर आप TDS नहीं काटते। ठीक है, 10%। नॉर्मली यही है, 10% की वैल्यू हमारे पास ज़्यादा है। 194H ये कौन सा है? नॉर्मल कमीशन और ब्रोकरेज। वो कौन सा था? यस, विनिंग लॉटरीज। इसमें भी लेकिन सेम है, 10% लगता है TDS। ऑल इंडिविजुअल HUF के लिए ऑडिटेड है तो 5000 से नीचे वैल्यू के लिए कोई TDS नहीं है, या तुमने BSNL या MTNL को पेमेंट किया है तो आपके लिए कोई TDS नहीं है। 194I TDS फ्रॉम रेंट, वेरी फेमस, क्योंकि आप किसी भी कंपनी में जाके जॉब करोगे ना तो उनकी कोई ना कोई ऐसी यूनिट होगी जो उन्होंने रेंट पे या लीज पे ले रखी होगी, जो उनको पेमेंट होती है। क्या हम उसमें से TDS काटते हैं? ऑफ कोर्स। उसका क्या रेट होता है? ऑल केसेस में, इंडिविजुअल HUF के केस में इफ अकाउंट्स आर ऑडिटेड, अदरवाइज लैंड बिल्डिंग फर्नीचर फिटिंग्स, लैंड बिल्डिंग फर्नीचर फिटिंग्स कितना? 10%। प्लांट एंड मशीनरी 2%। नो TDS इफ 1,80,000 इन टोटल। आपको अगर इससे कम वैल्यू ऑफ रेंट पे करना पड़ रहा है पूरे साल का तो आप उस केस में TDS नहीं काटते। ठीक है, याद रहेगा, बहुत छोटी सी फिगर है, हम ये बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो ये बार बार यूज़ होता है। 194I रेंट के लिए कटा गया TDS, लैंड बिल्डिंग फर्नीचर फिटिंग या 10%। ठीक है, ओके। 194J TDS ऑन फी फ्रॉम प्रोफेशनल्स ऑन टेक्निकल सर्विसेज। ठीक है, प्रोफेशनल्स और टेक्निकल सर्विसेज के लिए जो भी हम फ़ी करते हैं, हम किसको दे रहे होते हैं? प्रोफेशनल मीन्स हमने एक CS को बुलाया, जो भी हमारा काम कर दो। सॉफ्टवेयर इंजीनियर को बुलाया, आओ भी हमारे यहाँ कुछ काम कर जाओ। हार्डवेयर वाले को बुलाया, आओ हमारे कंप्यूटर में कुछ। ये बहुत रेगुलर है जो सेक्शन यूज़ होने वाला है 194J। इसके लिए अगर मैंने उसे कोई भी फीस दी है तो क्या उसमें से TDS कटेगा? ऑफ कोर्स उसमें TDS कटेगा, लेकिन उसमें भी मुझे ये देखना है क्या 30,000 से नीचे की पेमेंट हो रही है एनुअली तो मुझे TDS नहीं काटना, एनुअली, वन टाइम, वट। ठीक है, क्योंकि आपने एक बार पे कर रहे हो, आप साल में एक बार मेंटेनेंस कराते हो, आप लगातार करा रहे हो, हर महीने आके मेंटेनेंस कर रहे हो, उस चीज़ पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप इसको क्रॉस कर रहे हो तो आप कितना करोगे? 10%। अच्छा, अब जैसे मैं बोलती हूँ हर जगह मैं ये लिमिट बोल रही थी, ठीक है, रिमेंबर कि मैं इस लिमिट को क्रॉस करने का 10% TDS काटती हूँ या इस लिमिट के अंदर ही TDS काटती हूँ? अगर इस लिमिट को क्रॉस कर लिया तो पूरी वैल्यू पे आपका TDS कटता है, ये मिनिमम एग्जाम्पशन लिमिट नहीं है। ठीक है, अच्छा, डायरेक्टर्स जो होते हैं अगर उनको हम सैलरी या उसके अलावा कुछ दे रहे होते हैं सिटिंग फीस, क्या उस पर भी TDS कटता है? यस ऑफ कोर्स TDS तो कटता है, लेकिन ये बात जो ध्यान देने वाली वो ये है कि वो जो TDS कटता है वो 194J के अंडर कटता है, मतलब 10%। ठीक है, 194IA TDS ऑन ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। मैंने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी लैंड जो है वो सेल कर दी, ट्रांसफर मीन सेल, या फिर मैंने उसे लीज पे दे दिया, जैसे भी दिया। क्या मैंने ऐसे दिया उस पर भी TDS कटेगा? या उस पर भी TDS कट रहा था? उस पर कितना TDS कट रहा था? सेट तो फेवरेट टॉपिक था सब लोगों का, इतने सारे यहाँ बिकते रहते हैं। यस, इट इज़ 1%। ठीक है, क्या TDS नहीं कटना था इन केस कंसिडरेशन 50 लाख से नीचे है? उसको तो हम कुछ समझते ही नहीं है ना, 50 लाख से नीचे होगा तो उसके ऊपर नो TDS। ठीक है, लास्ट 194DA। ठीक है, TDS ऑन पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। मैंने पॉलिसी के लिए पेमेंट्स की हैं तो उसके ऊपर क्या होगा? 1 लाख तक की अगर पेमेंट है पॉलिसी के लिए तो उसके ऊपर नो TDS, लेकिन अगर उससे ज़्यादा है तो 2% ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ पेमेंट।
ठीक है, दिस इज़ योर TDS। TDS इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये आपके प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों के लिए आ रहा है, ठीक है। इसको आप बार बार सुन सकते हो जब आपको लगे कि मुझे ये ऐसे रिवाइज करना है। अच्छा, आप फटाफट से, क्योंकि हम सारा ऑलमोस्ट ख़त्म कर चुके हैं, तो मैं टोटल इनकम का एक क्वेश्चन कराना चाहती हूँ। ये मैंने आपके एग्जामिनेशन से ही उठाया हुआ है, 2010 में आया था, बट आई फाउंड दिस क्वेश्चन वेरी गुड। इसमें कुछ नहीं छोड़ा उन्होंने, ऑलमोस्ट सब कुछ कवर किया हुआ है। तो मुझे लगता है अगर हम इसे कर लेंगे तो एक तो हमें पता चल जाएगा किस तरीके से क्वेश्चन को हैंडल करना है, और एक जो टॉपिक्स के भी हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन टच नहीं किए बिकॉज ऑफ द टाइम लिमिट, हम उसको भी हल्का हल्का एक बार देख लेंगे, और मेरे साथ आप कर ही लेंगे। वैसे आप प्रैक्टिकली शायद करो ना करो, ठीक है। क्वेश्चन को एक बार थॉरो रीड करते हैं। क्या कहता है? कहता है मिस्टर दिनेश कार्तिके, रेजिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिविजुअल एज्ड 45, furnishes the following information pertaining to the year ending 31/3/2013। आपके केस में अभी ये 16 करके लिखा हुआ आएगा यहाँ पे, क्योंकि इसकी एज 45 है। हमारी मैक्सिमम एग्जाम्पशन लिमिट कितनी होगी? 2.5, राइट? ओके। ही इज पार्टनर इन बद्रीनाथ एंड कंपनी, पार्टनर है। ही हैज़ रिसीव्ड द फॉलोइंग अमाउंट फ्रॉम द फर्म, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 15%, 3 लाख। सैलरी एज अ वर्किंग पार्टनर 1% ऑफ द फर्म सेल्स 90 लैक्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये जो दोनों इन्फॉर्मेशन दी है ये किस चीज़ के लिए हो गई? उसकी फर्म की इनकम जब हम कंप्यूट करेंगे तब हमें हेल्प होगी। मैं इसे टिक करके यहाँ पे इसलिए लिख रही हूँ ताकि हमसे कुछ पॉइंट छूट ना जाए जब हम उन टॉपिक्स को लिख रहे हों। कहता है ही इज एंगेज इन अ बिजनेस इन विच ही मैन्युफैक्चर्स व्हीट फ्लोर फ्रॉम व्हीट, द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये जो है ये फर्म थी और ये जो है वो उसका बिजनेस है। क्या वो 2 बिजनेस में काम कर सकता है? वो 10 कर सकता है मैडम। 10 के 10 के लिए हम अलग अलग बनाएंगे। इसमें इसने हमें PNL दिया है। PNL में इसने हमें दिया है सैलरीज, बोनस, कार, मशीनरी रिपेयर्स, एडवांस टैक्सेस, डेप्रिसिएशन, कार, मशीनरी, नेट प्रॉफिट्स, ग्रॉस प्रॉफिट्स, इंटरेस्ट ऑन बैंक FD, नेट ऑफ TDS, 5,000 का TDS कटा हुआ है। एग्रीकल्चर इनकम भी दे दी, वेरी गुड। पेंशन फ्रॉम LIC जीवन धारा 24,000, और इसने नेट प्रॉफिट कितने का निकाला हुआ है? 4,32,000 का। ये हमारे बिजनेस की जब हम कंप्यूट करेंगे, जब हेल्प करेंगे। उसने दिया है ओपनिंग WD ऑफ एसेट्स आर एंडर, ये किसके लिए दिया रखा है? PGBP कंप्यूट करने के लिए, ठीक है, इसी में यूज़ करेंगे। कार का दे रखा है 3 लाख। मशीनरी यूज्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर 170 डेज ओनली, ठीक है, 170 डेज। और ये सब देने का उसका लॉजिक क्या है? ये इसलिए दे रखा होगा इसने कि हमने जो डेप्रिसिएशन लगाना है कि क्या हमें उसे फुल वैल्यू से इंटरेस्ट लगाना है या 180 डेज से नीचे हो तो तब क्या करते हैं, राइट। एडिशन टू मशीनरीज, न्यू परचेज की है, एडिशन है, न्यू परचेज की है, एडिशन है, ओल्ड परचेज की है, उसका है, ठीक है। ऑल एसेट्स एडेड ड्यूरिंग द ईयर वर पुट टू यूज इमीडिएटली आफ्टर परचेज। इसका क्या रेलेवेंस था? जब भी पुट टू यूज़ होती है ना, हम उस डेट से काउंट करते हैं कि हमें उसके ऊपर कितना परसेंटेज लगाना है, और उसे 180 डेज का जो क्राइटेरिया होता है वो पुट टू यूज़ का होता है, राइट। ऑफ द टोटल बोनस अमाउंट 15,000 वॉज पेड ऑन 11/10/2015। जो बोनस अमाउंट दिया हुआ है यहाँ पे, वो बोनस अमाउंट ये वाला PGBP का ये अमाउंट जो है वॉज पेड ऑन 11/10/2015। इसमें से जो 15,000 अमाउंट है इस टोटल में से, ठीक है। अब 1/5 ऑफ द कार एक्सपेंसेस आर टूवर्ड एस्टिमेटेड पर्सनल यूज ऑफ द SSC। इसका मतलब ये जो कार उसने यूज की है इसमें 1/5 ये किस पर्पज के लिए यूज कर रहा है? पर्सनल। इसका मतलब हमारे बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए जो यूजफुल रहेगी वो क्या रहेगी? 4/5 अमाउंट, ठीक है। इन मार्च 2011 ही हैज स्टॉक एट सोल्ड अ हाउस एट चेन्नई। Arrears of rent relating to this house amounting to 75,000 was received in February 2016। अब यहाँ पे जो ये कह रहा है उसका मतलब ये है कि ये अब हाउस प्रॉपर्टी की बात कर रहा है। कह रहे हैं वो अपना घर था उसका एक चेन्नई में, उसको बेच के आ रहा है, उसके कुछ एरियर्स से वो उसको मिल गए फरवरी में। फरवरी मेरा प्रीवियस ईयर फरवरी 2016, ठीक है। इसका मतलब अब मुझे इससे रेलेवेंस है। डिटेल्स ऑफ हिज सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स आर एज अंडर। उसकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स की डिटेल्स दे रहा है वो, ठीक है। क्या है? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर पॉलिसी इन द नेम ऑफ हिज मेजर सन एम्प्लॉयड इन LMN लिमिटेड एट अ सैलरी ऑफ 6 लाख पर एनम, सम एश्योर्ड 1,50,000। ये मुझे कुछ ऐसा साउंड कर रहा है जैसे कि ये डिडक्शंस की बात कर रहा है। क्या ये डिडक्शंस की बात कर रहा है? यस, ये ATC की बात कर रहा है। सम एश्योर्ड ₹1,80,000 इसकी बात करें। पॉलिसी कब ली है? 2000 में। कॉन्ट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड्स ऑफ NH
नेशनल हाउसिंग बैंक, क्या ये भी मुझे एटीसी साउंड कर रहा है? यस, ये भी एटीसी साउंड कर रहा है. दिस वॉज मेट पार्शियली फ्रॉम आउट ऑफ प्री मेच्योर विड्रॉल्स ऑफ डिपॉजिट इन पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट मेड ऑन 12/3/2009. प्रिंसिपल कंपोनेंट ₹55,000 एंड इंटरेस्ट ₹5,000. गुड. Medical insurance premium for his father aged 70 who is not dependent on him 22,000. You are required to compute the total income of Mr. Dinesh Karthike for the assessment year 16-17 and the tax payable by him. हमने बताना है कि कितना टैक्स उसे पे करना है. Also indicate whether interest if any under section 234A and 234B are payable, assuming that the return was filed on 28 September 2016. कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट इफ़ एनी इज़ नॉट रिक्वायर्ड. अगर इंटरेस्ट बनता है तो आप मुझे कैलकुलेट मत करके बताइए, लेकिन अगर इंटरेस्ट बनता है तो येस और नो. 234A एंड 234B ये कौन से इंटरेस्ट की बात कर रहा है? ये इंटरेस्ट की बात करता है कि क्या आपने टाइमली अपनी रिटर्न फाइल की है या नहीं, तो उसके इंटरेस्ट की बात करता है. 234B किसकी बात कर रहा होता है? एडवांस टैक्सेस की, कि क्या आपने एडवांस टैक्सेस आपके जो भी बनते थे वो पे किए हैं या नहीं किए हैं. ठीक है, पूरा क्वेश्चन देखो कितना लंबा चौड़ा लग रहा था और अभी हमें वो कितना छोटा लग रहा है. ऐसे लग रहा है इसमें है ही क्या हमारे करने के लिए. चलिए अब हम आंसर शुरू करेंगे और आंसर हम क्वेश्चन में सबसे इजीएस्ट पार्ट जो हमें लगता है हम उसे शुरू करेंगे. तो मैं कंसीडर करती हूँ कि हाउस प्रॉपर्टी हमारा फेवरेट रहता है, उसे हम आराम से कर सकते हैं. फिर हम फर्म की इनकम को कंप्यूट करेंगे, फिर हम बिजनेस हेड की इनकम को कंप्यूट करेंगे और डेप्रिसिएशन कंप्यूट करेंगे. ठीक है, आप मेरे साथ बस देखते जाइए. ठीक है, क्वेश्चन में देखते जाइए. क्वेश्चन ये कह रहा था कि आपको नीचे जो पार्ट दिया हुआ था थर्ड पार्ट, उसमें कह रहा था कि इन मार्च 2011 ही हैड सोल्ड अ हाउस एट चेन्नई. Arrears of rent relating to this house amounting to ₹75,000 was received in 2016. ये हमारे पास 2016 में, इसका मतलब मेरे प्रीवियस ईयर में 75,000 रुपीज़ आ गए. ये 75,000 एरियर्स हैं, रिसीव हो गए. क्या ये मेरी नेट एनुअल वैल्यू होगी और कुछ वैल्यू दी हुई है? नहीं, ये मेरी नेट एनुअल वैल्यू होगी. इसमें से डिडक्शंस क्या मिलेंगी? 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू. इसका 75,000 का 30% 52,500 विल बी द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. ये किस लिए है? क्योंकि और कुछ भी इंफॉर्मेशन मेरे पास हाउस प्रॉपर्टी की नहीं है. तो ये बचा हुआ जो भी होगा फिगर, दिस इज़ माई हाउस प्रॉपर्टी इनकम. फिर फर्म का हमारे पास जो दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन कितनी दी हुई है? फर्म की इन्फॉर्मेशन मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो पैराग्राफ है ये है. इसमें इसने मुझे कहा ही इज़ पार्टनर इन बद्रीनाथ एंड कंपनी, ही हैज़ रिसीव्ड द फॉलोइंग अमाउंट फ्रॉम दी फर्म. एक तो उसे मिला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको कितना मिला था? 15%. हमारे पास फर्म के केस में उसे अलाउड एक्सपेंडिचर कितना होता है कि आप इंटरेस्ट कितना पे कर सकते हो? वो जो पे कर सकते हैं वो होता है 12%. इसका मतलब 12% की डिडक्शन फर्म को मिली होगी, राइट? उसके ऊपर फर्म ने टैक्स नहीं दिया होगा. तो अब क्या इसको एज एन पार्टनर्स पे टैक्स देना पड़ेगा? यस. तो अगर 3 लाख रुपए 15% था तो 12% कितना होगा, है ना? 15% अगर, वी हैव टू सिंपली डू दिस, 15% अगर 3 लाख है तो 12% कितना होगा? डिवाइडेड बाय 15 इंटू 12. ठीक है, तो ये जो फिगर आएगी वो आपकी आएगी 2,40,000. ठीक है, इसको ऐसे कैलकुलेट करते हैं जब भी आपको करना है. उसके बाद उसने उसे दी है सैलरी एज वर्किंग पार्टनर एट 1% ऑफ फर्म सेल. कितनी है? 90,000. एंड व्हाट वी एज्यूमिंग, हम इसमें कुछ भी नहीं सोच सकते क्योंकि उसमें रेम्यूनरेशन कंप्यूट करने का एक प्रॉपर मेथड दिया होता है फर्म में. वी आर एज्यूमिंग कि ये विद इन दैट लिमिट है, इसलिए 100% फर्म को अलाउ हो गया होगा. और अगर ये फर्म को अलाउ हो गया होगा तो उसने उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं दिया होगा फर्म ने. तो क्या ये पार्टनर के हैंड में टैक्सेबल हो जाएगी? यस. ठीक है, तो 2,40,000 इंटरेस्ट और ये सैलरी दोनों इंक्लूड करके कितना हो गया? 3,30,000 इनकम हो गई फ्रॉम फर्म. ठीक है, उसके बाद बिजनेस हेड के लिए उसने मुझे दिया है सेकंड पॉइंट पूरा का पूरा.
ठीक है। सेकंड पॉइंट में वो कहता है वो किस बिजनेस में इन्वॉल्व है, व्हीट फ्लोर बिजनेस में, ठीक है। उसका प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है, जो स्ट्रेट अवे उसने प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है निकाल के अपनी कैलकुलेशन से हमने 4,32,000 एज इट इज़ ले लिया। अब जो एक्सपेंसेस और जो इनकम्स डाली हैं, जो हमें लगता है गलत डाली गई हैं, जो नहीं डाली गई हैं, अब हम उसको ऐड या लेस करेंगे। यहाँ पे इन्होंने दिया इंटरेस्ट ऑन बैंक, एफडी, एफडी पे इंटरेस्ट है, तो क्या ये मेरी इनकम में होना चाहिए था, ठीक है। 45,000 का है, क्या ये मेरी इनकम का पार्ट होना चाहिए था, नहीं, मैंने इसे पीजीवीपी की इनकम से बाहर निकाल दिया, क्योंकि ये अदर सोर्सेज की इनकम में आता है ना, यहाँ से मैंने इसे बाहर निकाल दिया। उसके बाद एग्रीकल्चर इनकम, क्या एग्रीकल्चर इनकम मेरी इनकम है बिजनेस की, पहली बात तो इनकम ही कम नहीं मानी जाती एग्रीकल्चर इनकम, इसलिए ये 60,000 भी मैंने यहाँ से बाहर निकाल दिया। फिर है पेंशन फ्रॉम LIC, पेंशन मिली है मुझे LIC जीवन धारा से, क्या ये मेरी इनकम होती है, इनकम तो है मतलब, लेकिन ये मेरे अदर सोर्सेज में आती है, दिस इज़ नॉट पार्ट ऑफ माय बिजनेस, 24,000 लेस हो जाएंगे, ठीक है। फिर इसने यहाँ से लेस किया है एडवांस टैक्स, क्या एडवांस टैक्स के लिए मुझे यहाँ पे कोई डिडक्शन मिलती है, नो, एडवांस टैक्स की कोई डिडक्शन नहीं होती, गलती से लेस हो गया तो आई ऐड इट बैक, ठीक है। प्लस डेप्रिसिएशन इसने यहाँ पे दिया हुआ है, हमें पता है हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को पहले ऐड करते हैं, फिर एज पर आवर इनकम टैक्स जो डेप्रिसिएशन कंप्यूट होता है उसे कंप्यूट करके हम नीचे उसे लेस करते हैं, तो जो भी डेप्रिसिएशन दिया गया है वो सारा डेप्रिसिएशन हम यहाँ से लेस कर देंगे। कितना है, कार का दिया हुआ है, मशीनरी का दिया हुआ है, ठीक है, ये है कार एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन, ये दोनों फिगर्स को हमने यहाँ से लेस कर दिया, 4,25,000, ठीक है। अब हमें जो मोटा रह गया है वो इसने नीचे दिया है हमें WDV ऑफ एसेट्स, तो उसके बेसिस पे हम कंप्यूट करेंगे डेप्रिसिएशन, क्या कंप्यूट करेंगे, डेप्रिसिएशन। वो कहता है ओपनिंग WDV कितनी है, 3 लाख कार की है, और मशीनरी की कितनी है, 6,50,000, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर एडिशन क्या है, एक नई मशीनरी खरीदी गई है 23/9 को, ठीक है, 23/9 को, कितनी, 2 लाख की। एक और मशीनरी खरीदी गई है 12/11 को, वो कितनी खरीदी गई है, 3 लाख की। उसके अलावा मैंने एक ओल्ड परचेज की है मशीनरी, वो कितने की है, 1,25,000। इसका मतलब कार मेरे पास 3 लाख वैल्यू की है, मशीनरी मेरे पास 12,75,000 वैल्यू की है, ये मेरी क्लोजिंग WDV हो गई। अब मुझे इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कंप्यूट करना है, ठीक है। कार के ऊपर डेप्रिसिएशन रेट क्या है, 15%, ठीक है। 15% कार का मैं यहाँ कैलकुलेट करूँगी, बट कार के साथ एक प्रॉब्लम थी, क्या थी कि मैं 1/5 उसको यूज़ करती थी अपने पर्सनल पर्पज़ के लिए, मतलब बिजनेस पर्पज़ के लिए कितना यूज़ हो रहा है, 4/5, 3 लाख की 4/5 जो भी अमाउंट होगी उसका 15% इज़ माई डेप्रिसिएशन, ठीक है। उसके अलावा मेरा मशीनरी कौन कौन सी है मेरे पास जो मैंने खरीदी है, 3 लाख वाली मशीनरी, और उसके अलावा ये जो 3 लाख वाली मशीनरी है ये मैंने 12 नवंबर को खरीदी है। ज़रा कंप्यूट करो 180 डेज कहाँ से होते हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ठीक है। अक्टूबर से मेरा अगर अप टू अक्टूबर तक होता है तो 6 मंथ होता है, अक्टूबर से पीछे जाने के बाद 180 डेज से कम हो जाता है, तो ये 3 लाख की मशीनरी जो है ये 180 डेज से कम रही, तो इस मशीनरी को मैंने अलग से ले लिया और मैंने 1/2 कर दिया, क्योंकि जो भी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होता है वो हाफ हो जाता है इन दैट केस, ठीक है। रेस्ट जितनी भी हैं 6,50,000, 2,000, 1,25,000, इन सबको मैंने ऐड करके 9,75,000 का टोटल 15%, क्योंकि 6 महीने से ऊपर में आपको 100% डेप्रिसिएशन देना पड़ता है, 100% डेप्रिसिएशन रेट जो भी होगा वो देना होता है, 15% इसका कंप्यूट हो गया, एंड दिस कम्स आउट दिस फिगर, राइट, क्लियर, ठीक है। अब ये हमारी डेप्रिसिएशन हो गई, अब हमने एडिशनल डेप्रिसिएशन देखना है कि हमारा कितना होगा। एडिशनल डेप्रिसिएशन कार मशीनरी, किस किस का देखेंगे हम एडिशनल डेप्रिसिएशन, हम देखेंगे उन मशीनरीज़ का या उन मशीनरीज़ का जो हमने नई खरीदी है, कौन कौन सी है, एक 2 लाख की है और एक 3 लाख की है, 2 लाख और 3 लाख। एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना होगा, 20% और 10%, ठीक है। ये टोटल मिला करके जो वैल्यू आई कितनी आई, इसका 40,000, इसकी 30,000, दोनों मिला के कितना हो गया, 70,000। तो मेरे पास टोटल डेप्रिसिएशन जो है
नॉर्मल प्लस एडिशनल मिला के कार का 36,000 और मशीनरीज का 2,38,750 हो गया। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। ये डेप्रिसिएशन कौन सा है, जो मुझे मेरे पीएनएल में अलाउड होना चाहिए। ठीक है, अब देखो ये जो डेप्रिसिएशन है क्या यही मैंने यहाँ डाला है, यस। यहाँ पे जो अलाउड डेप्रिसिएशन है वो मैंने लेस कर दिया, कितना, 2,74,750 जो मैंने अभी अभी कंप्यूट किया था। इसके अलावा आपका नीचे पॉइंट उसने दिया हुआ है बोनस को लेके, उसने कहा है ऑफ द टोटल बोनस ₹15,000 वॉज पेड ऑन 11/10/2015। टोटल कितना था, 48,000। तो बोनस मुझे कितना अलाउ होगा इसमें से, 48,000 में से 15,000 माइनस कर दो, कितना बचता है, 33,000। वेरी गुड, ये बोनस क्या हो जाएगा, ऐड बैक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे उसने कार एक्सपेंसेस की बात की थी। कार एक्सपेंसेस में ये सेइंग 1/5 ऑफ द कार एक्सपेंस आर टूवर्ड एस्टिमेटेड पर्सनल यूज ऑफ एसएससी। कार एक्सपेंस मैंने कितना डाला हुआ है, 50,000। मेरे पीएनएल में थर्ड एंट्री है कार एक्सपेंसेस की 50,000, जिसमें से 1/5 किसके लिए है, 1/5 इज फॉर पर्सनल यूज। 50,000 डिवाइडेड बाय 1/5 कितना आ गया, 10,000। कितना आ गया, 10,000। मतलब मैं क्वेश्चन कराने में सीरियस हो गई तो सब सीरियस हो गए। ठीक है, ये टोटल करके मेरी बिजनेस इनकम कितनी आ गई, 5,66,250। दिस इज माय बिजनेस इनकम। ठीक है, मैंने इसके साथ मोटा मोटा अपने सारे हेड्स को कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, अब रह गया मेरे पास अदर सोर्सेस। ठीक है, अब मैं कह रही हूँ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। उसमें मैंने क्या क्या चीज़ें बाहर निकाल दी थी, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, इसको मैंने कहाँ से, पीएनएल से बाहर निकाला था ना। वहाँ पे फिगर कितनी लिखी हुई थी, 45,000, बट यहाँ मैंने कितना लिखा है, 50। वाई, क्योंकि हम हमेशा ग्रॉस लेते हैं, लेस ऑफ टीडीएस नहीं लेते अदर सोर्सेज में। तो 45,000 प्लस 5,000 50,000। उसके बाद पहला पेंशन थी एलआईसी वाली, वो मैंने पीएनएल से बाहर निकाली थी। वो किस चीज़ की इनकम थी मेरी, यहाँ थी, अदर सोर्सेज की। ठीक है, इनकम ऑन पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट, प्री मेच्योर है क्या है, उसे हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो किस चीज़ की थी, वो भी मेरी अदर सोर्सेज की इनकम थी। ये कहाँ लिखी हुई थी, कहाँ लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ था लाइफ इंश्योरेंस के नीचे वाला। This was met partially out of premature withdrawals of deposit in post office time deposit made on 12/3/2009. Principal component ₹55,000 and interest was ₹5,000. तो मेरा इंटरेस्ट क्या हो गया था, अदर सोर्स की इनकम। ठीक है, तो टोटल अदर सोर्स इनकम मेरी कितनी हो गई, 79,000। कितना हो गया है, 79,000। ठीक है, अब कंप्यूटेशन ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। क्या मैंने मोटा मोटा सब कुछ इसका ले लिया है, कुछ रह गया इस क्वेश्चन में से, तो हम एक बार क्वेश्चन को फटाफट देखते हैं वापस से। क्वेश्चन हमारा था ये, क्या हम इसके लिए फॉर्म कर चुके, यस। क्या हमने पीजीबीपी पूरा कर लिया, यस। क्या हमने कार एक्सपेंसेस ये सब डाल लिया, ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी हो गया, यस। सेविंग्स, अब इसने सेविंग्स की बात कर दी, इसका मतलब अब हम डिडक्शन पार्ट पे आ गए हैं, तो ये ठीक है। ठीक है, तो अब डिडक्शन पार्ट के लिए हमने क्या करना है, हम बनाएंगे फिर अगेन चार्ट। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। एलआईसी प्रीमियम कितना दिया हुआ है हमने, 30,000। कितना दिया हुआ है, 30,000। कैसे निकाला हमने इसको 30,000, सम एश्योर्ड कितना है, 1,50,000। उसका कितना मैक्सिमम हम इसमें अलाउ करते हैं, 20%। आपने कितना भी दे रखा हो, सम एश्योर्ड का 20% ही आपको यहाँ पे अलाउ होता है। तो 1,50,000 इंटू 20% कितना हो गया, 30,000। वैसे आपने कितना दिया हुआ था, 50,000, बट यहाँ पे मेरे लिए अलाउ क्वालिफाइंग अमाउंट कितनी हुई, 30,000। ठीक है, कंट्रीब्यूशन मैंने पेंशन फंड की तरफ कितना किया है, 70,000 पूरा का पूरा, इसमें कोई टेंशन नहीं है। 1,00,000 मुझे मैक्सिमम कितना अलाउ था यहाँ डिडक्शन 80C की, 1,50,000। क्या ये उससे कम है, यस। तो ये पूरा का पूरा मुझे डिडक्शन अलाउ हो जाएगा, राइट, क्लियर है। ठीक है, इसके बाद हम टोटल इनकम उठाते हैं, जो हमारा मेनली क्वेश्चन है। ठीक है, और सारे फिगर्स को एक बार हम देखते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम बना दिया हमने। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कंप्यूट की 52,500। कहाँ कंप्यूट की थी हमने, यहाँ पे कितनी थी, 52,500।
क्या ये 52,500 है? यस। पीजीबीपी में हमारे पास फर्म और बिजनेस की दो इनकम्स थी। हमारे पास फर्म से कितना आया था? 3,30,000। बिजनेस से हमारे पास कितना आया था? 5,66,250। फर्म 3,30,000, बिजनेस 5,66,250। अदर सोर्सेज से हमारे पास कितनी इनकम थी? अदर सोर्सेज की इनकम हमारे पास कितनी थी? 79,000। यहाँ हमने क्या डाली? 79,000। ओके, इसका मतलब ये हमारी 4 हेड्स की इनकम हो गई। ये टोटल आने के बाद क्या आता था? ग्रॉस टोटल इनकम। इसमें से हम क्या लेस करते हैं? डिडक्शन। डिडक्शन कौन सी? 80C। और यहाँ पे हमें जो और दे रखी होगी, तो 80C का हमने कंप्यूट किया, हमारे पास क्या आया? 1,00,000। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या उसने 80D की भी बात की हुई है? यस, इसने बात की हुई है। इसने हमें कहा है मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम उसने पे किया है अपने फादर के लिए, हु इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन हिम। कितनी है? 22,000। क्या इसमें हम डिपेंडेंसी देखते हैं 80D में? नहीं। ठीक है, तो 80D की ये डिडक्शन हो गई क्योंकि ये मेरे पेरेंट्स हैं। ये टोटल आया, टोटल इनकम 9,05,750। ठीक है, अब इसके ऊपर हमें टैक्स कंप्यूट करना है। टैक्स कंप्यूट करते वक्त अगेन एक चीज़ हमारे पास आई है कि इसमें हमने एग्रीकल्चर इनकम भी देखा था। तो टैक्स कैसे कंप्यूट होगा इसका? इनकम टैक्स कंप्यूट करते वक्त हम इसकी जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है उसमें एग्रीकल्चर इनकम को प्लस करेंगे, जो आएगा उस पर स्लैब लगाएंगे और टैक्स निकालेंगे। राइट, हमने स्लैब लगाया और 9,65,750 पे टैक्स निकाला। ठीक है, उसके बाद हमने एक जो मेरी एग्रीकल्चर इनकम है उसमें प्लस मिनिमम एग्जम्पशन जितनी भी है टैक्स की 2,50,000 इसको लिया। इन दोनों को ऐड करके जितनी अमाउंट हुई इसके ऊपर हमने टैक्स लगाया। कौन सा? स्लैब रेट से। ठीक है, 2.5 लाख एग्जाम्प्ट हो गया, 60,000 का 10% 6,000। ये अमाउंट और ये अमाउंट, इन दोनों अमाउंट को हम लेके आए और हमने क्या कहा? जो टैक्स हमने कंप्यूट किया एग्रीगेशन से वो कितना आया, उसमें से माइनस करेंगे जो एग्जम्पशन लिमिट के साथ टैक्स कंप्यूट हुआ ये, तो जो आया दिस इज टैक्स पेबल प्लस ईसी प्लस एसएचईसी। 2% 1% किसका? 1,12,150 का। हमारे पास टोटल टैक्स लायबिलिटी कितनी आई? 1,15,515। टैक्स पेबल ये है। ठीक है, क्या इसने किसी तरीके के टैक्सेस दे रखे हैं? यस, इसने अभी हमसे बात की थी यहाँ पे एडवांस टैक्सेस पेड 70,000। कितना पे कर रखा था इसने? पीएनएल में दिया होता 70,000, वो वहाँ से हमने हटा दिया था क्योंकि उसकी जगह ये थी। ठीक है, क्या इसने टीडीएस भी पे किया हुआ है? यस, टीडीएस कहाँ था? इंटरेस्ट ऑन बैंक एफडी, वहाँ पे 5,000 उसका इंटरेस्ट कटा, वो टीडीएस कटा हुआ है, सॉरी, वो फिगर यहाँ से। ठीक है, तो उसका अब नेट टैक्स पेबल कितना है? 40,515। इतना टैक्स ही हैज़ टू पे। ठीक है, अब ये सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया ऑन एन एवरेज। बस उसने लास्ट में जो एक पैराग्राफ हमें लिख के दिया है जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग पैराग्राफ है, हमें बस एक बार उसको और आंसर देना है। उसने कहा है कि क्या यहाँ पे 234A 234B इनमें से कोई भी सेक्शन अट्रैक्ट हो रहा है? तो उसने जो लाइन लिखी है ना, मैं एक बार वो लाइन रिपीट कर देती हूँ। You are required to compute the total income of Mr. Dinesh Kartika for the assessment year 16-17 and the tax payable by him. Also indicate, क्या हमने tax payable by him निकाल लिया? Yes, 40,000 something something is the tax payable. ठीक है, also indicate whether interest if any under section 234A and 234B are payable assuming that the return was filed on 28th September 2016. अब 234A को देखने के लिए हम क्या देखेंगे? ये एक वर्किंग पार्टनर था। ठीक है, वर्किंग पार्टनर को 1% जो मिल रही थी सैलरी, वो सैलरी कितनी थी? 90,000। तो 100% अगर मुझे टर्नओवर निकालनी है, जिस टर्नओवर का 1% 90,000 है, तो टर्नओवर कैसे निकलेगी? 90,000 इंटू 100/1 कितना आ गया? 90 lakhs। अगर 90 lakhs है तो इसका मतलब ही इज रिक्वायर्ड, दिस पर्टिकुलर पर्सन इज रिक्वायर्ड टू गेट हिज अकाउंट्स ऑडिटेड अंडर सेक्शन 44AB। ड्यू डेट कब बनती है इसकी सबमिशन की? इसकी पर्सनल और इसकी कंपनी दोनों की 30 सितंबर 2016। इसको ये रिटर्न तब तक फाइल कर देनी चाहिए। और क्वेश्चन कह रहा है इसने रिटर्न कब फाइल कर दी है? 28 सितंबर 2016। क्या ये इससे पहले है? यस, तो इसका मतलब ही इज
डिपॉजिटिंग इन टाइमली पीरियड, तो ये डिफ़ॉल्ट में नहीं है, तो नो पेनल इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A। जहाँ तक बात है 234B, तो वो हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि इसमें एडवांस टैक्स को लेके कुछ भी नहीं बताया गया है कि वो एडवांस टैक्सेस कब कब पे किए गए हैं, ठीक है। सो वी आर एज्यूमिंग कि ही हैज़ पेड एडवांस टैक्सेस इन टाइम, सो नो टैक्स लायबिलिटी अंडर सेक्शन 234B एज वेल। दिस इज कंप्लीट क्वेश्चन ऑफ टोटल इनकम एंड आई होप विद दिस आपको सारे मोटे मोटे जो प्रोविजनिंग्स हैं टोटल इनकम की कंप्यूटेशन से रिलेटेड वो सब रिवाइज हो गए होंगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, फटाफट से लेट्स कंप्लीट दिस लास्ट 10 मिनट्स। थोड़ी सी एनर्जी वापस लेकर के आओ, मैं भी लेके आती हूँ, ठीक है। एडवांस टैक्स ये 4 नंबर का रहता है आपका, 6th या 7th क्वेश्चन में से किसी में आएगा। इसके अंदर वो बड़े इजी क्वेश्चंस रिपीटेटिव लेवल पे पूछता है हमसे, जैसे कि वो पूछ रहा है ड्यू डेट्स क्या होती हैं। तो ड्यू डेट्स पे जब हम क्वार्टरली अपना एडवांस टैक्स भरते हैं तो वो कौन कौन सी डेट्स होती हैं? 15 जून 15%, 15 सितंबर 45%, 15 दिसंबर 75% और बाय 15th ऑफ मार्च हमें 100% अपना एडवांस टैक्स डिपॉजिट कर देना चाहिए। मतलब मैम हम पहले से ही कैसे एग्जाम करते थे ना, हमने जैसे कंप्यूट करके सारा दिखाया था, वो एक एग्जाम्पशन ही रहती है, बाद में भी कुछ बच जाता है, बट हमारी कंप्यूटेशन के हिसाब से जो भी 100% रहता है वो हमें बाय 15th ऑफ मार्च पूरा पे कर देना चाहिए, ठीक है। सेक्शन 201 है, ये आता है विद 40A के साथ, हम इसे रीड करते हैं कि आप जब TDS डिडक्ट करते हैं, ठीक है, तो उसमें अगर कुछ डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो उस डिफ़ॉल्ट में क्या उस पर्सन को कुछ कॉन्सिक्वेंसेज या कुछ पेनल्टीज बेयर करनी पड़ती हैं, उस टाइम पे सेक्शन 201 अट्रैक्ट हो जाता है। तो कह रहे हैं ऐसे टाइम पे ना कॉन्सिक्वेंसेज कुछ भी नहीं थे, उसे पे टैक्स करना पड़ता है, इंटरेस्ट पेनल्टी और जो भी प्रोसिक्यूशन होते हैं वो होता है। नो डिडक्शन 40A कहता था हमें कहाँ पे, PGBP। वो क्या कह रहा था, आपने क्योंकि इतना लेट इसे किया है तो वो आपका फॉल्ट है, आपने डिपॉजिट नहीं किया या आपने उसको डिडक्ट नहीं किया, लेकिन हम यहाँ पे आपको उसकी कोई डिडक्शन नहीं देंगे, पर ये डिफॉल्ट ही कंसीडर हो जाएगा अंडर सेक्शन 201(1), ठीक है। किस केस में? अगर उसने TDS डिपॉजिट नहीं किया, डिडक्ट नहीं किया, डिडक्ट कर लिया, डिपॉजिट नहीं किया, डिपॉजिट ही नहीं किया, एंड सो ऑन, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन 197, बस थोड़ी सी देर और हमें लगेगी, आई नो यू मस्ट बी टायर्ड, इसके बाद हम ब्रेक ले लेंगे छोटा सा, ठीक है, लेकिन अभी हम इसको और फिनिश कर लेते हैं। ये छोटे छोटे से टॉपिक्स रह गए हैं, जो टॉपिक्स हम लोगों को ना ये 4 नंबर के आसपास में पूछते हैं और हमें उस चीज़ को बड़े ऐसे करके हम निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि उसने मुझसे पूछ लिया, जो नॉर्मली मैं आप लोगों से क्लास में पूछ रहती हूँ कि ड्यू डेट्स क्या होती हैं जब हमें एडवांस टैक्स भरना होता है, क्योंकि ये काम हमें करना है, वी हैव टू बी अवेयर ऑफ दिस। हमारे एडवांस टैक्सेस क्वार्टरली हम डिपॉजिट करते हैं, कितना? सबसे पहले 15%, 45%, 75%, 100%, ये परसेंट हमें याद है। डेट्स क्या रहती हैं? क्वार्टर एंड कब होता है? 30 जून, उससे 15 दिन पहले। नेक्स्ट क्वार्टर कब एंड होता है? 30 सितंबर, उससे 15 दिन पहले। थर्ड क्वार्टर कब एंड होता है? 31 दिसंबर, उससे 15 दिन पहले। सब 15 दिन पहले। लास्ट क्वार्टर कब एंड हो रहा था? 31 मार्च, उससे 15 दिन पहले। इतना इतना मतलब वो कह रहा है क्वार्टर खत्म होने से पहले उस क्वार्टर का जो आपका एडवांस टैक्स बनता है दैट हैज़ टू बी डिपॉजिटेड, ठीक है। इसके अलावा ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ पे हम 201(1) को 40A के साथ रीड कर रहे थे। ये दोनों क्या कह रहे थे कि असेसी इन डिफ़ॉल्ट, असेसी इन डिफ़ॉल्ट कौन होगा? वो असेसी जिसने या तो TDS डिडक्ट किया नहीं या डिडक्ट कर लिया बट उसे डिपॉजिट नहीं किया, असेसी इन डिफ़ॉल्ट हो गया एज पर 2011, ठीक है। बट 40A क्यों यहाँ पे हमने बात की? 40A ये कहता था कि क्योंकि आप डिफ़ॉल्ट में हैं, अब आप कुछ भी पे कर रहे हैं, चाहे आप TDS पे कर रहे हैं, चाहे आप उसके ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, कोई पेनल्टी है, कुछ भी है, उसकी डिडक्शन अब आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। भाई गलती कर रहे हो, ठीक है, और अब कह रहे हो क्योंकि देखो जी मेरे से गलती हो गई तो अब मुझे इसके अंदर थोड़ा सा करो, तो वो कह रहा है गलती माफ़ी नहीं होगी, ये आपकी सज़ा है कि आपको अब इसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी, ठीक है। सेक्शन 197 है। 197 कहता है कि भाई आपको अगर किसी पॉइंट पे ऐसे लगता है कि मैं अपना TDS एक लोअर रेट से सबमिट करना चाहता हूँ, तो क्या मुझे ऐसा कोई सर्टिफिकेट मिल सकता है कि आई एम अलाउड टू डिडक्ट एट लोअर रेट? येस, वेरी मच। और यहाँ पे हमारे वेरी स्पेशल असेसिंग ऑफिसर, अगर वो महाशय सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि हाँ आप कर सकते हैं, तो मुझे एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है सेक्शन 197 में। 197 मुझे एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है जिसमें असेसिंग ऑफिसर इफ़ सेटिस्फाइड तो मुझे सर्टिफिकेट दे देता है कि हाँ मैं आपको अलाउ करता हूँ, आप लोअर रेट से TDS डिडक्ट कर सकती हैं, वट एवर इज प्रिस्क्राइब इन टैक्सेशन। 193 क्या कहता है? नो TDS ऑन इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स टू
वॉन, ROI, इंडिविजुअल, ठीक है। कौन है ये ROI? ठीक है, रिटर्न ऑफ इनकम्स। अरे सब पता है आप लोगों को। आप ये मत सोचिए कि हमारा सिलेबस, मुझे खैर मुझे कहना नहीं चाहिए, बट मुझे लग रहा है कि हमने बहुत फास्टेस्ट रिवाइज़ किया है एज़ कम्पेयर टू, मुझे लगा नहीं था आप लोग इतने फास्ट से रिवाइज़ कर जाओगे। कुछ तो मेरी स्पीड ज़्यादा थी खैर लेकिन यू टू पीपल रियली हेल्प मी टू रियली डू इट इन विद इन दिस टाइम। अब आपके पास इसके बाद भी टाइम है कि इफ़ एनी टॉपिक्स रिमेन्ड और आप किसी चीज़ को नहीं अगर इतने अच्छे से समझ पाए तो आप दोबारा जा करके उसको, या आपको लगा है कि हाँ ये टॉपिक मैम ने बोला या हमने इसे पढ़ा लेकिन मैंने इसको डिटेल में नहीं पढ़ा, मुझे और पढ़ना है, तो यू हैव सफिशिएंट टाइम यार, दोपहर को पेपर है, आप आराम से यू कैन जस्ट बट जस्ट, ठीक है। वी आर हेयर टू हेल्प यू पीपल एंड वी आर हेल्पिंग, एंड सब चीज़ का एक ही मोटो है आपके पढ़ने का, हमारे पढ़ाने का, कि आप लोगों को मार्क्स अच्छे लेकर के आने और आपके पेरेंट्स को आपको प्राउड फील कराना है, ठीक है। वेरी सिंपल। 193 किसके लिए था? कोई TDS डिपॉजिट नहीं होगा, डिडक्ट नहीं होगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पे, ठीक है। टू रिटर्न ये जो भी है, इफ़ इट इज़ अ ज़ीरो कूपन बॉन्ड, या फिर ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, या फिर ये एग्रीगेशन अमाउंट इंटरेस्ट की जो है वो लेस देन 2500 है, ठीक है। अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 208। आप भी सोच रहे होंगे मैम आपको कैसे पता है इंपॉर्टेंट सेक्शन, आप कहाँ कहाँ से सेक्शन ला ला के हमें पढ़ा रही होगी, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। देखो बेटा, मैंने ना बहुत एनालिसिस मारी है आपके एग्जामिनेशंस की, और मैंने अभी तक जितना पढ़ा है ना बिल्कुल टू द पॉइंट है, मतलब ज़्यादा नहीं कहूँगी मैं, उससे कम ही हो सकता है जितना आपका एग्जामिनेशंस में रिक्वायरमेंट है। तो मैंने बिल्कुल टू द पॉइंट करा है कि आप कल जब पेपर में जाए ना, अब इतना रिलैक्स हो जाए कि मैंने ये सारा पढ़ लिया, आई हैव गॉन थ्रू एवरीथिंग, ठीक है। पता आप सबको है, सब चीज़ें आपको याद हैं, मैं सिर्फ ये करा रही हूँ कि आपके ये जो पिछले एग्जामिनेशंस हुए हैं उसमें जो उन पे थोड़ी बहुत धूल जम गई है वो एक बार मैं जस्ट आई एम डूइंग दिस जॉब, क्लियर इट। अदरवाइज तो इंटेलिजेंट हो आप लोग, इतने समझदार हो, सब आता है, आप ही तो पढ़ाते हो आधे से ज़्यादा मेरे को क्लास में, है ना मैम, आप ये ऐसे नहीं कर रही ऐसे हो, और मेरा टेस्ट हो रहा है एक्चुअली ये कि आपको मैं सब सही से समझा दूँ। और प्लीज़ अगर इतनी जल्दबाजी में और इतने कुछ भी गलत चीज़ बोल गई है उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा, प्लीज़ एक्सक्यूज़ फॉर इट। और कुछ भी ऐसा लगता है कि आई कैन इम्प्रूव ऑन समथिंग, या आप लोगों को और कुछ बेटर चाहिए, कुछ एक्सपेक्टेड है, तो डेफिनेटली आई विल वर्क ऑन दैट ऑल्सो, ठीक है। अब हो गया ब्रेक ना, थोड़े रिलैक्स हो गए, ठीक है, चाय कॉफ़ी घर में बैठे हो पियो आराम से 208 सेक्शन क्या कहता है? लाइबिलिटी टू पे एडवांस टैक्स। आपकी लाइबिलिटी कब बनती है एडवांस टैक्स पे करने की? अगर आपका टोटल टैक्स 10,000 टैक्स पेबल 10,000 को क्रॉस करता है तो यू आर एलिजिबल टू डिडक्ट एडवांस टैक्स, ठीक है। एस्टिमेट कैसे करना है? एस्टिमेटेड इनकम, जो आपने एस्टिमेट कर लिया कि मेरे को इतनी इनकम हो सकती है पास, उसके ऊपर आपने कैलकुलेट की अपनी लायबिलिटी, माइनस किया TDS, अगर किसी ने काटा हुआ है तो जो बैलेंस बनेगा वो आपका एडवांस टैक्स की अमाउंट बनेगी। सेक्शन 234A-B वी डिड। सी क्या कहते हैं? Estimation of cap gain winnings from casual incomes like lotteries etc. by an assessee is not normally feasible, in fact not possible। अगर मैं ये कहूँ आप एडवांस टैक्स भरो इनके ऊपर भी, क्या ये फिजिबल है मेरे लिए टू एस्टिमेट कि मेरी लॉटरी लगेगी नहीं लगेगी और कितनी की लगेगी? कैन आई रियली? अगर मैंने हॉर्स रेस में या किसी कार्ड गेम में, मान लो मैं रोज़ पत्ते खेलती हूँ बैठ के, मैंने क्या मैं मतलब इट्स नॉट फिजिबल, जस्ट थिंक अबाउट। तो सेक्शन 234 आता है, कहता है कि यार टेंशन मत लो, मैं समझ सकता हूँ, स्पेकुलेशन इज़ रियली स्पेकुलेटिव, है ना। तो 234 से आकर के कहता है कि ये जो चीज़ें होती हैं ये हम कंप्यूट नहीं कर सकते। देखो मैंने थोड़ा हिंदी भी लिखा है सो दैट यू पीपल फील कंफर्टेबल। जब ऐसी इनकम हो तो आप जो भी नेक्स्ट ड्यू डेट आ रही है, जब भी आपको अमाउंट रियलाइज हो गया है या आपको पता चल गया आपका कितने की विनिंग है और आप उस टाइम पे उसका TDS डिपॉजिट कर सकते हो। यू विल नॉट बी कंसीडर एज असेसी इन डिफॉल्ट। कैसे करेगा? डिफॉल्ट कब होता है? डिफॉल्ट मीन्स यू वर अवेयर बट यू वॉज नॉट एक्चुअली विलिंग टू पे। बट यहाँ तो आई विलिंगनेस आती ही नहीं ना, आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ कि मेरे को कितना पे करना है और कितना वो बनेगा, ठीक है। सेक्शन 201 ये कहता है असेसी इन डिफॉल्ट कौन कहलाएगा,
जब मैं ये कह रही थी ना कि पीछे आपको सेसी को कैसे डिडक्ट किया, टीडीएस डिपॉजिट नहीं किया या डिडक्ट नहीं किया, तो कौन बंदा है जिसको हम प्राइम अथॉरिटी बनाएंगे कि आप डिफ़ॉल्टी हैं। तो कह रहा है कि इन केस ऑफ एनी अदर ऑफिसेज और वट एवर प्रिंसिपल ऑफिसर, और इन केस ऑफ सैलरी और इस तरीके की अगर आप जॉब कर रहे एम्प्लॉय हैं तो आपका एम्प्लॉय, ठीक है। रेस्ट ऑफ द सेक्शंस 194C ये कहता है जिसकी भी टर्नओवर 1 करोड़ को एक्सीड करती है उसको टीडीएस डिपॉजिट डिडक्ट करना ज़रूरी है। कंपनीज के लिए है, मेरे एम्प्लॉयज़ का टीडीएस मुझे डिडक्ट करना है कि नहीं करना है। 194C कहता है तुम्हारी टर्नओवर कितनी है, 1 करोड़ एंड अबव, यस यू हैव टू डिडक्ट, दिस इज योर लायबिलिटी, डू इट, यस। आप बड़ी स्पीड से बोल रहे हो, है ना, सब आता है आपको। 44AB ये कहाँ पे आता है? 44AB मतलब जहाँ पे आपका टैक्स ऑडिट होना है, ठीक है। 194A TDS ऑन इंटरेस्ट नॉट अट्रैक्टेड। 194A में TDS ये हम अभी हमने किया था 194 सारा का सारा, ठीक है, जस्ट रिवाइजिंग इट क्योंकि ये बार बार आपके में यूज़ होता है। तो 44A का अगर आपका ऑडिट नहीं है तो वो अट्रैक्ट नहीं होता, ठीक है। बाकी सारे वी हैव डन। हमने इतने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि ऑलमोस्ट सिरदर्द हैं वो सब हमने निपटा लिए। bear me for next 5 minutes क्योंकि दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर। मैंने एग्रीकल्चर इनकम को पहले करा दिया है आपको। एग्रीकल्चर इनकम भी इसी चैप्टर का पार्ट है। इनकम डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम। उसमें कुछ छोटे छोटे पॉइंट रह गए जिसके ऊपर बार बार घुमा घुमा के क्वेश्चन आ रहे होते हैं, तो मैंने सिर्फ उन्हीं को उठा लिया है कि जहाँ से क्वेश्चन आ रहा होता है एटलीस्ट उसको थोड़ा रिवाइज करो। बाकी आप सब पढ़े बैठे हो, आप लोगों से क्या मैं कह सकती हूँ, यू पीपल आर मोर इंटेलिजेंट। चैरिटेबल ट्रस्ट, चैरिटेबल ट्रस्ट, अगर किसी चैरिटेबल ट्रस्ट ने पब्लिक सेक्टर में कुछ शेयर्स होल्ड किए हुए हैं तो क्या उसकी एग्जम्पशन फॉरफिट हो जाती है? द आंसर इज नो। अगर उसने प्रिस्क्राइब्ड एलिजिबल मोड में ही वो इन्वेस्टमेंट की है तो उसकी वो एग्जम्पशन या जो उसे ग्रांट मिली हुई है वो ग्रांट फॉरफिट नहीं होती। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है। total income from such activities where both agriculture and non-agriculture income grew together। मान लो कि मैंने कॉफ़ी का बिजनेस किया हुआ है या मैं रबर के मैंने प्लांट्स लगा रखे हैं अपने लैंड में या वट एवर आई एम डूइंग, लाइक उसके अंदर दोनों एक्टिविटीज़ हो रही है। मैंने लाइक प्लांट्स मैंने ग्रो किए अपनी लैंड पे, ठीक है, तो दिस इज़ एग्रीकल्चर। अब वो जो ग्रो किए हुए प्लांट है उसको काट के मैं मार्केट में बेचने चली जाती हूँ तो मुझे जो आ रही है इनकम वो मेरे लिए इनकम है ना, तो मैं उसको क्या बोलूँ? दिस इज एग्रीकल्चर इनकम। आई एम कन्फ्यूज्ड, राइट, आई एम कन्फ्यूज्ड कि मैं एग्रीकल्चर इनकम किसको लेती हूँ जहाँ पे मैं बेसिकली फूड ग्रेन्स या इस तरीके की चीज़ों को ग्रो कर रही हूँ। तो यहाँ पे आके इनकम टैक्स कहता है डोंट वरी, जब हम हैं तो क्या गम है। तो उसने कहा कि जब भी आप ऐसा कुछ काम करते हो ना, और ख़ास करके अगर आप कॉफ़ी टी ऐसी चीज़ों को ग्रो कर रहे हो तो उस केस में आई एम नॉट मेंशनिंग हेयर टी, आई एम स्पेसिफिकली सेइंग अबाउट कॉफ़ी क्योंकि बार बार क्वेश्चन कॉफ़ी पे ही आता है, ठीक है, आजकल के लोगों की पसंद है, ओके। तो उस केस में हम जो भी टोटल इनकम हमारे पास आ रही होगी उसका 25% को टैक्सेबल इनकम लेंगे और 75% को हम क्या ले लेंगे? एग्रीकल्चर इनकम। उसका कुछ इस तरीके से स्लैब बनाएंगे। सेल वैल्यू जितना भी ग्रॉस हमने बेच के उसे कमाया उसमें से उसको बनाने में जो भी एक्सपेंस आया, उसको उगाने में, सिंचाई में, वट एवर लाइक एनी एक्सपेंडिचर, वो सारा एक्सपेंडिचर उसमें से लेस करेंगे। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्यों? अगर भाई मशीनरी भी तो यूज़ होती है उसमें, उसको काटने में, बोने में एंड एवरीथिंग। तो जो बचेगा दैट इज़ टोटल प्रॉफिट, और ये जो टोटल प्रॉफिट है इसका 25% टैक्सेबल होगा और 75% एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगा, ठीक है। क्वेश्चन एज इट इज़ आएगा जब भी आएगा, खाका आपको दे दिया, यू हैव टू जस्ट पुट द वैल्यूज, राइट। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रीज रनिंग बाय रेजिडेंट, लेकिन उन्होंने कैसे उसे रन किया है? उन्होंने रन किया है उसे दो पार्ट्स में, लाइक एसईजेड और नॉर्मल, एसईजेड एंड एसईजेड, ठीक है। अगर मेरी इंडस्ट्रीज ऐसे किसी एरिया में चल रही हैं जो कि एसईजेड में आता है, ठीक है, या फिर ऐसे में है जहाँ नॉर्मल है, जहाँ नॉर्मल है वहाँ तो मुझे बात ही नहीं करनी ना क्योंकि वहाँ मेरे लिए पीजीबीपी है। लेकिन अगर वो एसईजेड और नॉर्मल के कॉम्बिनेशन में कोई काम कर रहा है तो उस केस में मैं कैसे कंप्यूट करती हूँ अपनी इनकम? देखो वेरी इजी, आप टोटल प्रॉफिट उठाएंगे, ऐसे ही पीएनएल उसका भी बना होगा जैसे नॉर्मली आपका
पीजीबीपी का बना होता है। तो जो लास्ट प्रॉफिट्स उसने दे रखे हैं उस प्रॉफिट्स को आप उठाएंगे, दोनों के कॉम्बिनेशन SEZ प्लस नॉर्मल, ठीक है। उसमें से माइनस करेंगे एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 10AA। 10AA SEZ की एग्जाम्पशन का है, ठीक है। 10A क्या कहता है? 10A कहता है डोमेस्टिक टर्नओवर SEZ की कितनी है, एक्सपोर्ट टर्नओवर SEZ की कितनी है। ज़रूरी नहीं कि वो SEZ एक्सपोर्ट करता हो, ना भी करता हो, नहीं करता होगा तो डोमेस्टिक टर्नओवर अकेली फिगर को आप डालेंगे। टोटल टर्नओवर आपने लेनी है, ठीक है, चाहे वो डोमेस्टिक। आई हैव यूज दिस क्योंकि आपको अंदर बाहर सारा कंप्लीट करना है। ले लिया। उसमें प्रॉफिट डिराइव्ड SEZ, कितना प्रॉफिट उसने डिराइव किया था जो PNL में आपको दिख रहा था, ठीक है, उस फिगर का ये अमाउंट यहाँ लिखा। अब एग्जाम्पशन कैसे कंप्यूट होगी? प्रॉफिट ऑफ SEZ this amount into export turnover of SEZ, ये वाली, डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर SEZ, ये एंड ये, इसका जो ये टोटल था ये आप नीचे लिखेंगे, इनटू 100%। कब? पहले 5 साल, और उसके बाद वाले 5 साल अगर आपको डेट्स भी दे रखी हैं 50%, 100%। जो फिगर आएगी ये मेरे लिए क्या है? एग्जाम्पशन। इसको उठा के मैंने कहाँ डालना है? यहाँ पे। तो टोटल प्रॉफिट में से ये एग्जाम्पशन लेस हो जाएगी, जो बचेगा उसके अंदर से इफ एनी ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस, किसका? SEZ का? नहीं, मेरा चाहे कोई भी बिजनेस है, ये कौन सा मैं ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस लेकर के आ रही हूँ? जो इंट्रा हेड सेटल होता है, ठीक है, वो बिजनेस लॉस, चाहे नॉर्मल का हो चाहे SEZ का हो, ये मैंने लिख लिया। अब ये जो भी फिगर आई है इस फिगर को मैंने लेस किया और मेरे लिए आ गए मेरे पीजीबीपी। सो सिंपल। और मैक्सिमम ये क्वेश्चन आपको एज इट इज ही मिलेगा। दिस इज अ फॉर्मेट, फिगर्स आपके क्वेश्चन में होंगे, पिक एंड ड्रॉप, राइट। अब एक टॉपिक स्मॉल, वेरी स्मॉल, एंड आई होप द लास्ट वन, यस इट्स द लास्ट वन। इसके साथ आपका इनकम टैक्स इज कंप्लीटिंग स्लैब्स में आपको थोड़ा सा एक बार बताऊंगी बस। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम ऑफ ट्रस्ट, किसी भी ट्रस्ट की इनकम को आप कैसे कंप्यूट करते हैं? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट, कितनी भी प्रॉपर्टी उस ट्रस्ट ने हेल्ड कर रखी है उसकी इनकम। वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशंस विदाउट स्पेसिफिक डायरेक्शंस, अगर आपके पास कॉन्ट्रीब्यूशंस आई हैं, उसने कहा है कि सर आपकी बिल्डिंग को जब आप कंस्ट्रक्ट करेंगे या ऐड करेंगे ये डोनेशन उसी में यूज़ करना, तो वो कौन सी होगी? वो अलग कंट्रीब्यूशन होगी। यहाँ पे कौन सी है? वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशंस, वो वाली जो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के साथ नहीं दी गई, यानी कि फ्री कॉन्ट्रीब्यूशंस, ठीक है, ये यहाँ लेंगे। माइनस 15% ऑफ इनकम एक्यूमुलेटेड या सेट अपार्ट, क्यों? क्योंकि ये हमें ट्रस्ट के अंदर बोला जाता है कि आपको 15% ऑफ इनकम को बाहर रखना है, ठीक है, ये इनकम का पार्ट हम बाहर रखेंगे। माइनस अमाउंट स्पेंट फॉर चैरिटेबल पर्पस, मैंने कितना खर्चा किया है इस पर्पस के लिए, चैरिटेबल पर्पस के लिए, वो लेस करेंगे। माइनस डोनेशन टू पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट, भाई मैं भी तो डोनेशन दे सकती हूँ, मैं सिर्फ रिसीव करने के लिए थोड़ा ना बैठी हूँ, तो मैंने भी अगर किसी को कोई डोनेशन दी है वो भी लेस, जो बचेगा दिस विल बी द टोटल इनकम। ये भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है बहुत, लगातार आपके इनकम डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम से क्वेश्चंस आ रहे हैं एंड शॉकिंगली प्रैक्टिकल आ रहे हैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी क्योंकि वो बहुत इजी होते हैं, 4-5 नंबर के, यू कैन ईजिली गेन ऑन दैट थिंग, ठीक है। दिस इज इट। सो वी हैव ऑलमोस्ट कवर्ड अवर कंप्लीट इनकम टैक्स। कैप गेन छोड़ दिया है क्योंकि उसका एक ही क्वेश्चन आता है 4-5 नंबर का। आई डोंट थिंक सो कि उतना आप नहीं कर पाएंगे, आपको उतना आता होगा वो आप भी खुद कर सकते हैं, ठीक है। विद दिस वी आर कंप्लीटिंग अवर इनकम टैक्स। थैंक यू।